Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll be studying chapter number 100 of Rooks, which is other acquired disorders of subcutaneous fat. And I'll be dealing with the part A, which includes the acquired lipodystrophy and the fat hypertrophy. And when we actually talk about the acquired lipodystrophy, it mainly includes the atrophic forms of the disease. इसमें हम ज़्यादातर देखेंगे कि डिस्ट्रॉफी के वैसे तो मायने इसी सेंस में आते हैं कि ये एट्रॉफी भी हो सकती है, हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, लेकिन एक्वायर्ड लिपोडिस्ट्रॉफी के मेनली जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें वी विल सी दैट दे आर मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद द एट्रॉफी एंड देन वी हैव फैट हाइपरट्रॉफी. All right. Dealing with the introduction, isme they have just discussed what we will be discussing in this chapter. So we directly come towards the acquired lipodystrophy. This acquired lipodystrophy can be generalized, it can be localized. And when we talk about the generalized one, it is termed as acquired generalized lipodystrophy. And it is actually generally the acquired lipodystrophy is a heterogeneous group of disorders in which there is localized, partial, या generalized loss of subcutaneous fat, which is lipoatrophy. That's what I explained, that mostly in lipodystrophy we will be dealing with the atrophy. In certain cases accompanied by fat accumulation in other body parts, यानी कि कहीं पर atrophy हो रही होती है और कुछ साइट्स में फैट की accumulation हो रही होती है. Generally जब हम बात करते हैं तो इसमें लॉस जो है सबकुटेनियस फैट का होता है और ऑक्यूमुलेशन विजरल फैट का होता है. ठीक है. एक्वायर्ड जनरलाइज लिपोडिस्ट्रॉफी में इट इज़ अ रेयर डिजीज. इसमें क्या होगा, सेलेक्टिव लॉस होता है डिपोज टिश्यू का. सेलेक्टिव लॉस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह का डिपोज टिश्यू लॉस नहीं होता. कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर वो फैट प्रिजर्व्ड रहता है. और जब बहुत ज़्यादा लार्ज रीजन्स ऑफ द बॉडी से ये लॉस हो रहा है तो वी टर्म इट एज acquired generalized lipodystrophy, and as the name depicts that it is acquired, it occurs after the birth. ठीक है. इसको जो है हम लॉरेंस सिंड्रोम या लॉरेंस सीप सिंड्रोम भी कहते हैं. क्यों लॉरेंस कहते हैं? क्योंकि इट वाज डिस्क्राइब्ड इन मोर डिटेल बाय लॉरेंस इन 1946, जबकि इनिशियली ज़ीगलर ने 1928 में इंट्रोड्यूस करा दिया था. ऑल्दो लॉस ऑफ एडिपोज टिश्यू जो होता है, जो एक्वायर्ड जनरलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी में है, ये जो है चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में होता है. ठीक है. एट बर्थ नहीं होता, लेकिन मेनली बच्चों में ही या बिल्कुल अर्ली एडल्ट लाइफ में ये स्टार्ट हो जाता है. लेकिन कुछ केसेस जो है ओवर द 65 ईयर्स भी रिपोर्ट हुए हैं. और इसका जो पैटर्न है और एक्सटेंट जो है फैट लॉस का जनरलाइज्ड में, बेशक इट इज़ जनरलाइज्ड, लेकिन ये वेरिएबल है कि कहाँ से कितना फैट लॉस होगा और कितना एरिया का लॉस होगा. इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं जिनको जनरलाइज्ड लॉस ऑफ फैट होता है, दो फैट में बी स्पेयर्ड इन सम एरियाज, जैसे कि अभी डिस्कस किया. फॉर एग्जांपल रेट्रो ऑर्बिटल फैट, यानी कि रेट्रो ऑर्बिटल फैट और जो है इसमें प्रिजर्व रहता है, और कुछ जगहों पर एट्रॉफी हो रही होती है और कहीं पर फैट की ऑक्यूमुलेशन हो रही होती है. ये चीज याद रखें कि जब भी एडिपोज टिश्यू का लॉस होगा तो पेशेंट को सिवियर हेपेटिक स्टेटोसिस होगा, क्योंकि हमारी जो फैट की मेटाबॉलिज्म है, इट हैज a lot of things to do with the liver. तो लिवर्स की मेटाबॉलिज्म में बहुत हद तक इन्वॉल्व होता है. तो इसी वजह से कहीं पर भी आपके पास फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होंगे, क्योंकि फैट की डिग्रेडेशन हो रही है, उसकी वजह से उसकी मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होंगे. और इन सब प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि हेपेटिक स्टेटोसिस हो जाती है. और जब भी हेपेटिक स्टेटोसिस हो तो आपके हेपेटिक सेल्स इन्फ्लेम्ड भी हो सकते हैं. इन्फ्लेमेशन की वजह से हेपेटिक एंजाइम्स आपको रेज्ड भी मिल सकते हैं, और इस प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर सिरोसिस और फाइब्रोसिस भी हो सकती है. तो इसी वजह से जब आप इसी इंट्रोडक्शन में ही देख लें तो ज़्यादातर क्लिनिकल फीचर्स खुद ब खुद माइंड में आते जाते हैं कि इन पेशेंट्स को डिस्लिपिडीमिया भी होगा, इन पेशेंट्स को जो है जॉन्डिस भी हो सकता है. इसके अलावा लिवर सिरोसिस के वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन के साइन, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, तो ये सब चीज़ें जो है पेशेंट में प्रेजेंट हो सकती हैं. देन सिवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर इंसुलिनीमिया, क्योंकि जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये फ्री फैटी एसिड्स भी इंसुलिन का रिलीज कराते हैं फ्रॉम द पैंक्रियास. एंड इन टर्न क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक बी सेल्स हैं, वो जो कि इंसुलिन सेक्रीट कर रहे हैं, वो पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, दे रिजल्ट इन पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, क्योंकि वो हाइपरग्लाइसीमिया को इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते और जितना वो फ्री फैटी एसिड्स को रिस्पॉन्ड करते हैं. और इसका एक जो नॉर्मल इंसुलिन की सेक्रीशन है फ्रॉम द बीटा पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, वो डिस्टर्ब
डिस्टर्ब हो जाती है। और इस हाइपर इंसुलिनीमिया के बावजूद जो है सिवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है पेरिफेरल टिश्यूज में, ठीक है। और इसके अलावा हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया होगा, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे और जो गुड फैट है यानी कि एचडीएल वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेबल हैं कि क्यों कोई भी ओबीस पेशेंट जो होता है उसमें क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है और क्यों हाइपर इंसुलिनीमिया आता है। सिमिलर इज द केस हेयर व्हेन द पेशेंट हैज इंक्रीज्ड फ्री फैटी एसिड्स इन द blood as a result of the lipodystrophy that's happening in the body. Then we come towards the epidemiology. Epidemiology में ये है कि generalized lipodystrophy एक rare disease है और इस वजह से इसका incidence और prevalence तो difficult है estimate करना, लेकिन तकरीबन 100 cases जो हैं एक literature review जो कि 2003 में publish हुआ था उसमें इन्होंने identify किए थे। और ज़्यादा recently 2012 में estimate किया गया कि जो acquired generalized lipodystrophy है approximately 1 in 1 lakh people इन द यूरोपियन यूनियन को अफेक्ट करता है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स है एजीएल के वो चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में प्रेजेंट करते हैं। वुमेन जो है ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा अफेक्टेड हैं देन मैन। और हम आगे जितनी भी आज के टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें यू विल सी कि वुमेन आर मोर अफेक्टेड, ठीक है। एथनिसिटी में वाइट पीपल में ये ज़्यादा कॉमन है। एसोसिएटेड डिजीजेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये चीज़ देख लें कि ज़्यादातर जो एक्वायर्ड जनरलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इंक्लूडिंग फास्टिंग एंड और पोस्ट पैरेंटाइल हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि फास्टिंग भी हाइपर इंसुलिनीमिया होगा और इसके साथ साथ जब भी कोई कुछ हम खाएंगे तो उसके बाद भी हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया होगा और जो है सीरम लेवल्स एचडीएल के कम होंगे, लेप्टिन कम होगा और एडिपोनेक्टिन कम होगा। जो लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन है वो इससे प्रीवियस चैप्टर जो पैनिकुलाइटिस वाला है उसमें काफी अच्छा एक्सप्लेन हुआ है। बेसिकली ये फैट टिश्यूज से ही रिलीज होते हैं, जबकि लेप्टिन जो है ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा से भी रिलीज होता है। इसका बेसिकली काम ये है कि इसने जो है स्टाइटी की फीलिंग देनी है, क्योंकि हाइपोथैलेमस वगैरह में इनके रिसेप्टर्स होते हैं कि ये एक जो है सिग्नल देते हैं ब्रेन को कि वी डोंट नीड एनी फूड। अब ये क्या है कि जब लेप्टिन कम होगा तो ये वाली सिग्नलिंग पाथवे भी डिस्टर्ब हो जाएगा। डायबिटीज जो है मोस्ट ऑफन अकर सब्सिक्वेंट टू द ऑनसेट ऑफ एजीएल, दो इन सम इट मे रिप्रेजेंट बिफोर एट और एट द टाइम ऑफ ऑनसेट। अब क्या होता है कि जब हाइपर हम ये देखते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है वो तो होता ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है, तो इसी वजह से इन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में डायबिटीज पहले से ही होता है। एजीएल पेशेंट्स यूजुअली डू नॉट डेवलप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्यों? क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का फीचर होता है और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, जबकि इन पेशेंट्स में जौन सा डायबिटीज डेवलप होगा वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला होता है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज होगा। तो इस वजह से इन पेशेंट्स में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप नहीं होता। और दूसरी चीज ये कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है उसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बजाय जो हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोएसिडोसिस है वो कॉमन होती है। पेशेंट्स में आल्सो हैव इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, इनका बीएमआर बढ़ा हुआ होगा और इसी वजह से जैसे कि आपका जो हाइपरथायराइडिज्म के जैसे पेशेंट्स में बीएमआर बढ़ा हुआ होता है तो उनमें क्या होगा कि एपेटाइट बहुत ज्यादा होगी और थकावट भी बहुत ज्यादा होगी। हेपेटोमेगाली होगी 70 to 100% ऑफ द पेशेंट्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस भी होता है ड्यू टू स्टेटोसिस एंड हेपेटिक स्टेटोसिस या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस रिजल्ट्स इन माइल्ड टू मॉडरेट एलिवेशन ऑफ सीरम ट्रांसएमिनेजेस, यानी कि आपकी जो इसको नैश भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ठीक है, एक अगर वो स्टेटोसिस है लेकिन उसने कोई इन्फ्लेमेशन नहीं की हुई तो हम इसको NaFDL यानी कि नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहल नहीं लेता वो पेशेंट, अल्कोहल के बजाय किसने अब ये स्टेटोसिस की है, आपके फ्री फैटी एसिड्स ने, आपके फैट ने ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की हैं, तो इसीलिए इसको नॉन अल्कोहलिक जो है फैटी लिवर डिजीज बोलेंगे। और बेसिकली जब ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में जब इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है तो हम इसको नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस यानी कि नैश बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादातर जब इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे पास एलिवेटेड
एलिवेशन आएगी सीरम ट्रांसएमिनेजेस की। स्प्लेनोमेगाली भी हो सकती है इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, और इसके अलावा सिरहोसिस की वजह से। कार्डियोमायोपैथी भी इन पेशेंट्स के अंदर होगी, और इन्होंने 2011 में एक स्टडी की थी लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास की 13 पेशेंट्स में, जिनको एक्वायर्ड जनरलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी था। उसमें इन्होंने देखा कि 3 पेशेंट्स को माइल्ड और 3 पेशेंट को मॉडरेट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी थी। तो जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो आपको 5 ऑफ 11 एजीएल पेशेंट्स में मतलब जो आपके एजीएल के पेशेंट्स हैं उनमें ईसीजी की एबनॉर्मलिटीज भी देखी जा सकती हैं। ज्यादातर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर मिल रही है तो राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साइंस अकॉर्डिंगली आपको मिल सकते हैं। मसल और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हैव रेयरली बीन रिपोर्टेड, ठीक है। नहीं, लिवर इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद हार्ट हम देख रहे हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिकल और मसल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है लेकिन रेयर है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मेल्स में तो ये नॉर्मल होती है, लेकिन फीमेल एजीएल पेशेंट्स जो होते हैं उनमें नॉर्मल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो इरेगुलर होते हैं, एंड दिस इज अ कॉमन फाइंडिंग। प्राइमरी या सेकेंडरी एमेनोरिया भी रेयरली हो सकता है। सिंगल या मल्टीपल बोन ल्यूसेंसीज या सिस्ट आपको मिल सकते हैं इन एजीएल के पेशेंट्स में। दो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेजन इज नॉट क्लियर, लेकिन इन जो एक्वायर्ड लिपोडिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हैं उनमें आपको बोन ल्यूसेंसेस और सिस्ट मिलते हैं। लिम्फेडिनोपैथी हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड इन सम पेशेंट्स। ये एक पेशेंट जिन्होंने जो है लिपोडिस्ट्रॉफी का या लिपोट्रॉफी का यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये इसकी पिक्चर ली गई थी 5 ईयर्स पहले 2008 में, और उसके बाद जो है ये पिक्चर है आफ्टर द पेशेंट डेवलप्ड एक्वायर्ड जनरलाइज्ड लिपोएट्रॉफी। तो इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि कितनी एविडेंट है सबकोटेनियस वेसल्स वगैरह, ठीक है। और ये जो आपका लॉस है ये बहुत ज़्यादा टेम्पोरल रीजन का इसके अंदर होता है, और कि पेशेंट को बिल्कुल कैकेक्सिक सा लुक दे। द मैकेनिज्म ऑफ फैट लॉस इन एजीएल इज अननोन। अब पैथोफिजियोलॉजी इसकी देख लेते हैं, इसमें ये होता क्यों है। लेकिन इन्होंने कहा है डिस्पाइट वैरायटी ऑफ प्रीसीडिंग इन्फेक्शंस के ऐसा हुआ है कि जिन पेशेंट्स को एक्वायर्ड जनरलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी थी उनकी हिस्ट्री थी प्रीसीडिंग इन्फेक्शंस की, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वेदर ये इन्फेक्शंस डायरेक्टली एजीएल कॉज करते हैं कि नहीं। द क्लासिक कॉम्प्लीमेंट पाथवे इज पोस्टुलेटेड to be involved in pathogenesis among AGL। अच्छा, AGL के अंदर आप कॉम्प्लीमेंट पाथवे को याद रखें, क्योंकि स्पेशली वो पेशेंट्स जिनमें ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो या लो सीरम कॉम्प्लीमेंट हो उनके अंदर आपका जो क्लासिक कॉम्प्लीमेंट पाथवे है दे हैव पोस्टुलेटेड दैट इट इज इन्वॉल्व, ठीक है। हम जितने भी SLE वगैरह हम जब पढ़ते हैं हम कहते हैं उसमें हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया होता है, तो ये चीज़ है कि जो आपकी ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं उनमें दे हैव टू डू समथिंग विद द कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एंड दैट्स व्हाई इनकी जो है abnormalities आपको इन केसेस में मिल सकती हैं। आपको एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन या सेल मेडिएटेड लिसिस मिलेगी एडिपोसाइट्स की, ठीक है। इनमें आपको यानी कि एंटीबॉडीज टैग कर देती हैं फैट सेल्स को, या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बजाते खुद इन्वॉल्व होती है इन द लिसिस ऑफ द एडिपोसाइट्स। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी, एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन भी, और सेल मेडिएटेड लिसिस, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस lipid destruction. The consequence are that there is an insufficient mass of adipose tissue to store excess energy. तो अब क्या होगा, अब आपके पास adipose tissue इतना है ही नहीं कि वो excess energy को store कर सके, तो instead which is stored instead as ट्राइग्लिसराइड इन द लिवर। अब आपके पास एडिपोज टिश्यू तो है नहीं, when पेशेंट में एडिपोज टिश्यू का रिजर्वायर कम हो गया है, तो अब एक्सेसिव फैट कैसे स्टोर होगा, वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द लिवर और इसके अलावा स्केलेटल मसल में, एंड देयर इज अ परपेचुअल एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स रिजल्टिंग इन एन इम्पेयर्ड बीटा सेल रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। आपकी जो है एलिवेशन होती है फ्री फैटी एसिड की, जिसकी वजह से बीटा सेल रिस्पॉन्स ग्लूकोज को इम्पेयर हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, एज आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। जो लो सीरम लैप्टिन है और एडिपोनेक्टिन लेवल्स हैं, दे रिफ्लेक्टिंग द लो अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इन दीज पेशेंट्स, क्योंकि आपके लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन के लेवल्स का कम होना, ये चूंकि फैट सेल से एडिपोज टिश्यू से रिलीज होते हैं, तो इनके लेवल्स अल्टीमेटली कम हो जाएंगे एंड मे फर्दर कंट्रीब्यूट टू सिवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये जो है लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू प्रिवेंट, टू डिक्रीज इंसुलिन
रेजिस्टेंस, तो जब ये भी कम हो जाएंगे तो इसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलेंगी एजीएल के पेशेंट्स में। पैथोलॉजी में क्लिनिकल डायग्नोसिस है बेसिकली ये, ठीक है, इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है टू कंफर्म द डायग्नोसिस। उसमें क्या होगा, आप टिश्यू को जब एग्जामिन करेंगे आपको कंप्लीट या नियर कंप्लीट एब्सेंस मिलेगी किस चीज की, सबक्यूटेनियस फैट की, विद द डर्मिस एंड फेशिया इन डायरेक्ट ऑपोजिशन, मतलब एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद डर्मिस, डर्मिस के बाद कोई सबक्यूटेनियस फैट नहीं है और डायरेक्टली जो है फेशिया होगा। और एडिपोसाइट्स अगर प्रेजेंट हो तो वो बहुत ज्यादा दे आर रिड्यूस्ड इन नंबर और साइज में भी डिक्रीज होते हैं और ये छोटे छोटे ग्रुप्स में अरेंज होंगे सराउंडेड बाय अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इनके इर्द गिर्द फाइब्रोसिस जो है ना फिर होना शुरू हो जाती है और उनमें आपको सराउंडिंग अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा और फैट सेल्स बहुत कम मिलेंगे। कोई जेनेटिक म्यूटेशन या कोई फैमिलियल क्लस्टर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, दो इट इज एन एक्वायर्ड वन, लेकिन कुछ एक्वायर्ड फॉर्म्स में भी कोई ना कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, लेकिन एजीएल के अंदर कोई नॉन जेनेटिक म्यूटेशन या फैमिलियल क्लस्टर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस में इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसमें इन्होंने कहा है कि कंजेनाइटल लिपोडिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके बरअक्स जो एजीएल के पेशेंट हैं उनमें फैट डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन बर्थ के टाइम नॉर्मल होती है। इसी तरीके से तो हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द कंजेनाइटल जनरलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी। और जो ऑनसेट है फैट लॉस का टिपिकली इंसीडियस होता है, ओवर मंथ्स टू ईयर्स ये प्रोग्रेस करता है, लेकिन रैपिड प्रोग्रेशन ओवर वीक्स भी पॉसिबल है। रेयरली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन में अगर रैपिडली इन वन एरिया, एक एरिया में बड़ा रैपिडली फैट डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड स्टे क्विसेंट ओवर मंथ्स टू ईयर्स, और उसके बाद काफी टाइम तक ये जो है डिजीज खामोश रहती है और फिर दोबारा एक्टिव होकर जनरलाइज फैट लॉस कर देती है, मतलब लोकलाइज से फिर ये जनरलाइज में कन्वर्ट हो जाती है। जो एक्सटेंट डिग्री है फैट लॉस का वो वेरिएबल है, जैसे कि हमने पहले बताया किसमें कितना लॉस होगा, वेरीज बिटवीन पेशेंट्स। एंड यूजुअल जो इसकी साइड्स हैं कौन कौन सी हैं इसको मार्क कर लें, फेस है, ट्रंक है, एब्डोमेन है और एक्सट्रीमिटीज हैं, ठीक है ना। आपके लोअर लिम्स भी इन्वॉल्व हैं, अपर लिम्स भी इन्वॉल्व है और सेंट्रल जो बॉडी है वो भी इन्वॉल्व है, फेस भी इन्वॉल्व है। अंडरलाइन वेन्स और मस्कुलेचर जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है विद फैट लॉस, जैसे कि इन्होंने फिगर में दिखाया हुआ था। एंड इन सम लॉस ऑफ फैट में ऑल्सो इन्वॉल्व द पैल्म, सोल्स एंड एब्डोमिनल कैविटी। कुछ में इतना सिवियर होता है कि आपको पैल्म्स में, सोल्स में और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी फैट लॉस मिल सकता है। और जनरली ये चीज याद रखें कि जो एक्वायर्ड जनरलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी है उसके अंदर मैरो का, बोन मैरो का और रेट्रो ऑर्बिटल फैट जो है प्रिजर्व्ड रहता है। एक्टिनोसिस निग्रेंस ज्यादातर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की हम बात करें तो वी कैन गेट एक्टिनोसिस निग्रेंस इन दिस पेशेंट, और जो एक्टिनोसिस निग्रेंस की कॉमन साइट्स हैं दीज आर एक्सिला, groin, neck, umbilicus and nipples, and it is noted in around 45 to 64% of AGL patients. जो दूसरे लेस कॉमन डर्मेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उसमें आपको लोकलाइज्ड या जनरलाइज्ड हाइपरपिगमेंटेशन मिल सकती है, टेलेंजेक्टेशियाज मिल सकते हैं, हाइपरकेराटोसिस मिल सकती है पैल्म्स एंड सोल की, मतलब कि फैट लॉस तो होगा लेकिन हाइपरकेराटोसिस होगी पैल्म्स एंड सोल्स की। वुमेन विद एजीएल में हैव माइल्ड हिर्सुटिज्म, ठीक है, आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस जब भी आती है तो वी हैव, जैसे कि पीसीओडी में हमने देखा है, तो ये चीज हम यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं कि इन पेशेंट्स के अंदर हमें हिर्सुटिज्म भी मिलेगा। रेयरली वायरलाइजेशन विद टेम्पोरल रिसेशन ऑफ द हेयर एंड एक्ने हैव बीन रिपोर्टेड, ठीक है। हिर्सुटिज्म के अलावा हमें वायरलाइजेशन भी इन पेशेंट्स में मिल सकती है, फीमेल्स में मिल सकती है। एलोपेशिया और कर्ली हेयर भी ऑब्जर्व हुए हैं। वैसे तो फैट की एट्रोफी होती है इसके अंदर, लेकिन एक्रोमेगेलॉइड फेशियल फीचर्स विद लार्ज हैंड एंड फीट में रेयरली बी सीन, यानी कि एक्रोमेगाली के फीचर्स भी आपको इन पेशेंट्स के अंदर मिल सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 2003 में मिश्रा और गार्ड ने प्रपोज किया था एक नया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया विच वाज एप्लीकेबल टू द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एजीएल पेशेंट्स, के आपके जो एक्वायर्ड जनरलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने मिश्रा और गार्ड ने एक जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया प्रपोज किया था। उसका एक एसेंशियल क्राइटेरिया है, एक सपोर्टिव क्लिनिकल क्राइटेरिया है। जो एसेंशियल क्राइटेरिया है उसमें इन्होंने कहा कि सेलेक्टिव लॉस होता है बॉडी फैट का, ठीक है, सेलेक्टिव लॉस है, सारा फैट लॉस नहीं होता, सेलेक्टिव लॉस है बॉडी
इफेक्ट का, अफेक्टिंग लार्ज रीजन्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि जनरलाइज्ड है ना, तो इसीलिए इट अफेक्ट्स द लार्ज रीजन्स ऑफ द बॉडी बिगिनिंग आफ्टर बर्थ, क्योंकि एक्वायर्ड है तो बर्थ के बाद शुरू हो रहा है, लार्ज रीजन्स ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है, और सेलेक्टिव लॉस है, लेकिन यूजुअली बिफोर एडोलेसेंस, ठीक है, बर्थ के बाद है, लेकिन ये अर्ली एडल्ट लाइफ में, अर्ली एडोलेसेंस में या चाइल्डहुड में ही अपेयर हो जाता है। ये तो है इसका एसेंशियल क्राइटेरिया। देन वी हैव द सपोर्टिव क्लिनिकल क्राइटेरिया। इसमें क्या है कि सबकोटेनियस फैट तो लॉस है पाल्म्स और सोल से भी, और प्रीसीडिंग कोई हिस्ट्री है टेंडर सबकोटेनियस नोड्यूलर स्वेलिंग की, कि पहले कोई नोड्यूलर स्वेलिंग हुई और उसके बाद जो है ये लिपिड एट्रोफी हुई, और इसके अलावा जो है आपको हिस्टोलॉजिक जब आप करेंगे तो उसमें आपको इन्वॉल्व टिश्यू की जो है उसमें आपको हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन मिल जाएगी एट्रोफी की, यानी कि डायरेक्टली डर्मिस के बाद क्या है, डर्मिस के बाद जो है फेशिया है, और इसके अलावा एडिपोसाइट्स या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो जो है बहुत स्मॉल इन क्वांटिटी होंगे, और इसके अलावा जो है स्मॉल इन नंबर होंगे, और इसके अलावा साइज भी इनका डिक्रीज्ड होगा, और सराउंडिंग क्या होगा उसमें कनेक्टिव टिश्यू होगा बहुत सारा, जो अभी हमने उसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली, तो ये हमें हिस्टोलॉजी भी इसकी सपोर्ट मिल रही है। उसके अलावा एक्एंथोसिस निग्रेंस मिल रहा है, यानी कि साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिल रही है, और इसके अलावा कोई और दूसरी साथ में ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये जो है इसका सपोर्टिव क्लिनिकल क्राइटेरिया है। इन्होंने कहा कि सपोर्टिव लेबोरेटरी क्राइटेरिया भी है इसके अंदर, ठीक है, क्लिनिकल में आपके पास सेंशियल क्लिनिकल और सपोर्टिव क्लिनिकल है, देन वी हैव सपोर्टिव लेबोरेटरी क्राइटेरिया जो है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एजीएल। उसमें क्या क्या है, अब सारा इंसुलिन रेजिस्टेंस से देखें, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, बहुत सिवियर फास्टिंग या पोस्ट पेरेंटाइल हाइपर इंसुलिनीमिया है, जब भी किसी चीज की रेजिस्टेंस आती है ना तो अल्टीमेटली उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, ठीक है, तो इसीलिए आपको हाइपर इंसुलिनीमिया मिलेगा, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया मिलेगा, क्यों, क्योंकि फैट स्टोर नहीं हो सकता, एडिपोसाइट्स है ही नहीं फैट को स्टोर करने के लिए, तो अब आपका फैट ट्राइग्लिसराइड में स्टोर होगा, इसीलिए आपको हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया मिलेगा। गुड फैट जो है वो लो मिलेगा, लो सीरम लैप्टिन और एडिपोनेक्टिन, क्योंकि ये फैट सेल से प्रोड्यूस होते हैं, जब फैट सेल्स ही नहीं है तो लैप्टिन और एडिपोनेक्टिन के लेवल्स भी डिक्रीज होंगे, और आप अगर एमआरआई कराएंगे तो उसमें आपको फैट लॉस मिलेगा फ्रॉम लार्ज रीजन्स ऑफ द बॉडी, लेकिन क्या होगा, बोन मैरो का फैट प्रिजर्व है और रेट्रो ऑर्बिटल फैट भी प्रिजर्व्ड है। द नंबर ऑफ दी सेकेंडरी क्लिनिकल या लेबोरेटरी क्राइटेरिया needed to support a diagnosis of AGL has not been formally established, कि कितना आपका एसेंशियल क्राइटेरिया तो होना ही होना चाहिए, अब सपोर्टिव में से कितने क्राइटेरिया हो तो हम डायग्नोसिस बनाएंगे, ये जो है हम फॉर्मली स्टैब्लिश नहीं हुआ है। Then we come towards the clinical variants. इसके 3 clinical variants हैं, type 1 AGL, type 2 AGL and type 3 which is idiopathic AGL। जैसे कि type 3 का नेम है, इसका कोई ट्रिगर या कोई एसोसिएटेड डिजीज आइडेंटिफाई नहीं हुई। type 1 में इनिशियली लोकलाइज्ड पेनिकुलाइटिस होता है, और उसके बाद जो है वहां से फैट लॉस हो जाता है, ये 25% ऑफ द केसेस में है। रिमेनिंग जो 25% है उसमें type 2 AGL होता है, उसमें क्या है कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज हुई है, जैसे कि हिमोलाइटिक एनीमिया या कोई क्रॉनिक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस या हशीमोटो थायराइडाइटिस या जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस या जुवेनाइल डर्मेटोमाइसाइटिस या फिर विटिलाइगो, यानी कि किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज के साथ जो लिपिड एट्रोफी फैट एट्रोफी एसोसिएटेड है वो टाइप 2 एजीएल में आएगी। इसमें सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट इज जुवेनाइल डर्मेटोमाइसाइटिस, इट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन विद एजीएल, इसको मार्क कर लें। और जो रिमेनिंग पेशेंट्स जो हैं यानी कि 50% ऑफ द पेशेंट्स में इट इज इडियोपैथिक, कोई इसका कोई ट्रिगर या एसोसिएटेड डिजीज आइडेंटिफाई नहीं हुई, यानी कोई प्रीसीडिंग पेनिकुलाइटिस नहीं है, कोई प्रीसीडिंग इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रीसीडिंग या कॉन्कॉमिटेंट ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, बस लिपिड एट्रोफी प्रेजेंट है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है इनिशियली जो कुछ एजीएल के पेशेंट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं लोकलाइज्ड या पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी के साथ, तो हम इसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये लोकलाइज्ड या पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी है, एंड हेंस मे बी मिसक्लासिफाइड, एंड जब जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है तो ऑब्वियसली हम फिर डायग्नोसिस बना सकते हैं। और एजीएल पेशेंट जो हैं उनको कंजेनाइटल जनरलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी से आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा, एक तो ये कि वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जबकि एक्वायर्ड वाली चाइल्डहुड में
या फिर अर्ली एडोलेसेंस में आएगी, लेकिन 65 प्लस ईयर्स के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी हमने एजीएल देखा है। जो कंजेनाइटल जनरलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें एडवांस्ड बोन एज और इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन एक इम्पॉर्टेंट जो है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, यानी कि इन पेशेंट्स में आपको एडवांस्ड बोन एज मिलेगी और मेंटल रिटार्डेशन मिलेगी, किसमें? कंजेनाइटल वाले में, एक्वायर्ड में नहीं। अच्छा, एजीएल में की तरह ही सीजीएल के पेशेंट्स में भी आपको एक्रोमेगालाइट फीचर्स मिल सकते हैं, लिटिक बोन लेजेंड्स मिल सकते हैं, कार्डियोमायोपैथी मिल सकती है, लेकिन इन सब में से जो लिटिक बोन लेजेंड्स हैं ये आपको कंजेनाइटल वाले के अंदर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। एंड कार्डियोमायोपैथी और लिटिक बोन लेजेंड्स दोनों जो है सीजीएल के पेशेंट्स में, यानी कि कंजेनाइटल में, सी फॉर कार्डियोमायोपैथी, सी फॉर कंजेनाइटल, इसमें ज्यादा मिलता है। और इसके अलावा जो लिटिक बोन लेजेंड्स हैं वो भी आपको ज्यादा जो है कंजेनाइटल वाले में मिलेंगे। इट मीन्स के फिर एक्रोमेगालॉइड फीचर्स कंजेनाइटल में हो तो सकते हैं लेकिन ज्यादा कॉमन एक्वायर्ड वाले में होंगे। एमआरआई स्टडीज जो है सीजीएल पेशेंट्स में, उसमें भी आपको एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट इन इंट्रा एब्डोमिनल एंड इंट्राथोरेसिक रीजन मिलेगा, and in bone marrow while marrow fat is preserved in AGL patients, ठीक है। आपके AGL के पेशेंट्स में बोन मैरो फैट प्रिजर्व्ड होता है, जबकि जब CGL के जो पेशेंट्स होंगे उनमें आपको बोन मैरो का फैट भी मेटाबॉलिकली एक्टिव मिल सकता है, यानी कि वहां पर भी डिस्ट्रक्शन हो रही है। जेनेटिक एनालिसिस फॉर नोन म्यूटेशंस में एड इन द कंफर्मेशन ऑफ CGL, ठीक है। उसमें आपको हमने पढ़ा कि एक्वायर्ड के अंदर कोई क्लस्टर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, जबकि जेनेटिक जो कंजेनाइटल है उसके अंदर जेनेटिक एनालिसिस भी आपको हेल्प कर सकती है। जो पेशेंट्स हैं जिनको मैंडिब्यूलो एक्रल डिस्प्लेजिया होता है उनमें भी जनरलाइज्ड फैट लॉस हो सकता है, तो आप इन पेशेंट्स को भी कंफ्यूज कर सकते हैं विद एजीएल। और क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर इन पेशेंट्स जो आपके मैंडिब्यूलो एक्रल डिस्प्लेजिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें स्केलेटल एनोमलीज भी होती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन जो एसोसिएटेड जेनेटिक म्यूटेशन की है विच इज एसोसिएटेड विद मैंडिब्यूलो एक्रल डिस्प्लेजिया, इट कैन हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम एजीएल। देन वी हैव फैमिली हिस्ट्री as well as genotyping जो है will also help differentiate AGL from autosomal dominant familial partial lipodystrophy। तो family history is also very important in genotyping। तो ये इसके हो गए differential diagnosis, यानी कि localized form इसकी differential diagnosis में आ सकती है, और इसके अलावा जो है congenital आ सकती है, और mandibuloacral dysplasia आ सकता है, autosomal dominant familial partial lipodystrophy है। Then we come towards the complication and comorbidities। कॉम्प्लिकेशंस में जो है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से जाहिर बात है अब सर्होसिस भी हो रही है पेशेंट को, तो आप वी कैन थिंक ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन अकर इन दीज पेशेंट्स। और इसके अलावा जो दूसरी एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जो कि टाइप 2 एजीएल, यानी जितने भी हमने पढ़े, हशीमोटो थायराइडाइटिस, विटिलाइगो और जुवेनाइल डर्मेटोमाइसाइटिस और इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये जितनी भी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं ये सब मिलकर जो है इसकी प्रोग्नोसिस को डिफाइन करेंगी। जो डायबिटीज होती है इन पेशेंट्स में, तो जाहिर बात है रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी ये भी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज। इसके अलावा हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया की वजह से क्या मिलेंगे हमें? इरप्टिव ज़ैंथोमास मिल सकते हैं, लाइपीमिया रेटिनालिस मिल सकता है, और टीजी इज अ वेरी वेरी हाई रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग अक्यूट पेंक्रेटाइटिस, ठीक है, दैट वी ऑल नो। तो जब भी हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया आएगा तो अक्यूट पेंक्रेटाइटिस भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ये जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज हैं ये पेशेंट जो है एजीएल का उसको प्रीडिस्पोज करती हैं टू प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस एंड अल्टीमेटली टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। तो एक जनरलाइज सी जो है कॉम्प्लिकेशन पेशेंट डेवलप कर सकता है। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस जो है ये चीज याद रखें, जो लॉस है सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू का एजीएल के अंदर वो परमानेंट है, और जो प्रोग्नोसिस होती है एजीएल पेशेंट की वो डिपेंड करती है कि हमने किस तरह से इसकी कोमॉर्बिडिटीज को मैनेज किया है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में लेबोरेटरी और एंसिलरी टेस्टिंग इज परस्यूड टू एस्टैब्लिश द प्रेजेंस एंड मॉनिटर द कोर्स ऑफ कोमॉर्बिड डिजीजेस, जबकि सीरम लेप्टिन इज नॉट यूजफुल फॉर एस्टैब्लिशिंग द डायग्नोसिस, इट में प्रिडिक्ट रिस्पॉन्स टू रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि ये डायग्नोसिस को तो
एस्टैब्लिश नहीं करता, लेकिन आप जो रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं उसके रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट कर सकता है विद द सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट एनालॉग ऑफ ह्यूमन लेप्टिन विच इज मेट्रीलेप्टिन। ठीक है, लेप्टिन के कम होने की वजह से बहुत सारी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज इन पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो रही होती हैं। इस वजह से हम मेट्रीलेप्टिन को, जो कि एक सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट एनालॉग है ह्यूमन लेप्टिन का, वो हम यूज करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में, जो कि हम इधर आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट में। कोई स्टैब्लिश्ड मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट एल्गोरिथम नहीं है एजीएल का। जो आपका फैट लॉस है वो इरिवर्सिबल होता है। एंड इसके अलावा जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं जैसे कि फिलर इंजेक्शंस, ऑटोलॉगस एडिपोज टिश्यू ट्रांसफर और मसल टिश्यू ट्रांसफर, जो है आपको वॉल्यूम लॉसेस को करेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा आपने कोमॉर्बिड कंडीशन जो डायबिटीज है, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया वगैरह है, उसको जो है इन कोलैबोरेशन जो है प्राइमरी केयर फिजिशियन के साथ और दूसरे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, इन सब के साथ मिलकर जो है आपने बाकी कॉम्प्लिकेशंस देखनी है इसकी, क्योंकि लैपीमिया रेटिनालिस और दूसरे जो है रेटिनोपैथी ये पेशेंट्स डेवलप करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको टीम ऑफ स्पेशलिस्ट चाहिए टू ट्रीट दिस पेशेंट। इन्होंने जो है एक ट्रायल किया था जिसमें 3 एजीएल के पेशेंट से और इंक्लूडेड 3 एजीएल पेशेंट्स अमंग अदर्स विद वेरियस लिपोडिस्ट्रॉफीज। ठीक है, उसमें 3 एजीएल के पेशेंट्स थे और दूसरी लिपोडिस्ट्रॉफीज भी थी। तो उन्होंने क्या किया कि 4 महीने दिन में 2 दफा सबकुटेनियस मेट्रीलेप्टिन इंजेक्शन दिया और इनमें देखा कि वो सेफ भी था और इफेक्टिव भी था। और सिग्निफिकेंटली आपके जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल थे वो डिक्रीज हुए और ग्लाइकोसाइलेटेड यानी कि HbA1c भी डिक्रीज हुआ इनमें 2 पेशेंट्स का। और जो 3 पेशेंट्स थे हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया के, उनका TG भी इंप्रूव हुआ यानी कि वो डिक्रीज हो गया बाय 83%। और इन पेशेंट में फास्टिंग प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड जो है जैसे डिसकंटिन्यू की इंजेक्शन को इन्होंने मेट्रीलेप्टिन का, तो क्या हुआ, वो दोबारा से ज्यादा हो गए और उसके बाद दोबारा जब थेरेपी री इनिशिएट की तो वो ठीक हो गया। फर्दरमोर लिवर वॉल्यूम और सीरम ट्रांसएमिनेजेस भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ जब मेट्रीलेप्टिन थेरेपी दी गई, जिससे ये बात सजेस्ट होती है कि ये हेपेटिक स्टेटोसिस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा मेट्रीलेप्टिन जो है अप्रूव किया गया है अंडर द ऑर्फन डिजिग्नेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एजीएल इन द यूरोपियन यूनियन सिंस जुलाई 2012, लेकिन अभी तक यूएसए में इट इज इन्वेस्टिगेशनल। Then we come towards the acquired partial lipodystrophy. As the definition says it all, that it is acquired and it is partial and lipid atrophy. So there is symmetrical is important, that whether it is partial लेकिन symmetrical involvement होती है, symmetrical fat loss होता है, usually occurring before the age of 15 years. इसको Barraquer-Simon syndrome या progressive cephalothoracic lipodystrophy भी बोलते हैं। इसको partial इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें lower limbs जो है sort of spared होते हैं। Generalized में हमारे पास extremities भी involved थी, ठीक है, इसमें जो है एक्सट्रीमिटीज रिलेटिवली स्पेयर्ड होती हैं, इसीलिए इसको जो है हम पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी कहते हैं। बाकी फेस और ट्रंक, एब्डोमेन वगैरह सिमिलरली इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि जनरलाइज्ड में होते हैं। तो तकरीबन इसके फीचर्स, हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स आप देखेंगे कि वो सेम है। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो APL जो है मोस्ट कॉमन है देन द non-localized lipodystrophies other than HIV associated lipodystrophy। यानी कि बेशक ये रेयर है, लेकिन जो आपके क्वाइट पार्शियल लिपोड्रोफी है ये वो ज्यादा कॉमन जो है नॉन लोकलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफीज है अदर देन HIV associated lipodystrophy, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय सिमेट्रिकल एंड इंसीडियस ऑल्दो प्रोग्रेसिव फैट लॉस स्टार्टिंग फ्रॉम द फेस, स्कैल्प और फिर ग्रेजुअली डाउनवर्ड प्रोग्रेस करता है। नेक को, शोल्डर को, अपर एक्सट्रीमिटीज को, थोरेसिक रीजन को और अपर एब्डोमेन को इन्वॉल्व करता है, यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटीज के इन्वॉल्वमेंट इसमें अनकॉमन है, इसीलिए इसको हम पार्शियल कहते हैं। इंसिडेंस और प्रिवेलेंस अगर हम देखें, चूंकि ये रेयर है तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस APL का डिफिकल्ट है टू एस्टिमेट, और 2000 तक इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 250 केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर में। बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स इसका ऑनसेट है। वुमेन आर मोर कॉमनली अफेक्टेड एंड वाइट पीपल जो है ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एसोसिएटेड डिजीज में जो 1/3 पेशेंट्स हैं वो डेवलप करते हैं मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये एक एसोसिएटेड डिजीज है जो कि हमने पिछले एक्वायर्ड जनरलाइज्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। तो ये जो आपकी मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये 1/3 ऑफ द पेशेंट में डेवलप होती है यूजुअली
10 साल बाद जब ऑनसेट होता है लिपोडिस्ट्रॉफी का। जो एसएलई है इसका एसोसिएशन है एपीएल के साथ, और इसके अलावा 2 से 28 साल बाद, मतलब जिन पेशेंट्स में लिपोडिस्ट्रॉफी थी उसके डायग्नोसिस के बाद 2 से 28 साल के बाद पेशेंट ने एसएलई डेवलप किया। एंड एसएलई हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विद द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इसीलिए एमसीजीएन आपको इससे भी याद रहेगा। दूसरे ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे कि डर्मेटोमाइसाइटिस, ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस, डर्मेटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस एंड सीलिक डिजीजेस, हाइपोथायरायडिज्म, पर्नीशियस एनीमिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और टेम्पोरल आर्थराइटिस भी रिपोर्ट हुए हैं। ज्यादा रिसेंटली एपीएल को रिपोर्ट किया गया था इन द सेटिंग ऑफ क्रोनिक स्क्लेरोडर्मेटस ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज। और पोएम्स में क्या है? पी फॉर पॉलीन्यूरोपैथी, ओ फॉर ऑर्गेनोमेगाली, E for endocrinopathy, and M is for monoclonal gammopathy, and S is for skin changes. तो आपके chronic sclerodermatous, graft versus host disease और पोएम सिंड्रोम के अंदर, और extrinsic allergic alveolitis में, और इसके अलावा central nervous system disorder जैसे कि epilepsy, sensory neural deafness और mental retardation की भी association है with the APL, ठीक है। और हमने जबकि देखा था कि कोई मेंटल रिटार्डेशन, 2 न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं जनरलाइज्ड वाले में भी थी, लेकिन कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं थी, इसी से तो हम इसको डिफरेंशिएट करते थे फ्रॉम द कंजेनाइटल। अच्छा जी, अब पैथोफिजियोलॉजी में 3 चीजें जो है इसकी याद रखें आप। एक C3 नेफ्राइटिक फैक्टर को, बल्कि यहाँ पर लिख लें आप, एक C3 नेफ्राइटिक फैक्टर, एक जो है TNF अल्फा, और एक इंटरल्यूकिन 6, ये 3 चीजें। अब ये 3 चीजें अफेक्ट कैसे करती हैं ये हम पढ़ लेते हैं। There is evidence to support an autoimmune mediated destruction of adipocytes in APL, कहते हैं क्योंकि इसका एसोसिएशन भी autoimmune diseases के साथ है, तो कोई autoimmune mediated destruction हुई है adipocytes की। Approximately 80 to 90% जो APL के पेशेंट्स होते हैं उनमें हमने देखा है कि सीरम इम्यून ग्लोबुलिन जी, जिसको C3 नेफ्राइटिक फैक्टर कहते हैं, वो जो है इंक्रीज होता है। उसकी वजह से क्या होगा? जब C3 नेफ्राइटिक फैक्टर ज्यादा होगा तो इट विल ब्लॉक द डिग्रेडेशन ऑफ द एंजाइम C3 कन्वर्टेज। अब C3 कन्वर्टेज जो है उसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी। जब C3 कन्वर्टेज की डिग्रेडेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से C3 फैक्टर जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। जब C3 फैक्टर बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा उसकी वजह से C3 लेवल कम हो जाएंगे इन मोर देन 80% ऑफ द APL पेशेंट्स। और लेकिन जो C1Q है, C4 है, C5 है, C6 है और फैक्टर B एंड P, ये सब नॉर्मल होता है। जाहिर बात है C3 नेफ्राइटिक फैक्टर है तो वो C3 को ही ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा ये जाहिर बात है जब ये सब चीजें नॉर्मल हैं तो ये सजेस्ट करता है कोई सिलेक्टिव एक्टिवेशन है ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे की, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसकी सिलेक्टिवली एक्टिवेशन हुई है, और इसी वजह से वो सिर्फ हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया में C3 को ही कम कर रहा है, ठीक है। बाकी सारा कॉम्प्लीमेंट लेवल आपके पास नॉर्मल है। अच्छा, जो एडिपोसाइट्स की जो लिसिस हो रही है, इट इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सच एज फैक्टर डी एडिप्सिन। कह रहे हैं कि एडिपोसाइट्स के ऊपर फैक्टर डी प्रेजेंट होता है, दैट इज एडिप्सिन। अब ये फैक्टर डी जो है एडिप्सिन है, बी है और एच और पी जो है, ये जो है कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो कि एडिपोसाइट्स के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। अब इस वजह से स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि C3 नेफ्राइटिक फैक्टर जो है ये वो लिसिस करता है उन एडिपोसाइट्स की जो कि फैक्टर डी को एक्सप्रेस करती हैं। इसके अलावा आपकी जो फैक्टर डी है ये तमाम के तमाम एडिपोसाइट्स के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होता, इसकी हेट्रोजेनाइटी है, कहीं पर एक्सप्रेस है कहीं पर नहीं है। तो इसी वजह से ये मतलब आपकी सेलेक्टिव लॉस अपर बॉडी फैट की होती है एपीएल के अंदर, यानी कि जहां जहां पर फैक्टर डी जिन एडिपोसाइट्स में एक्सप्रेस्ड है वही ज्यादा अफेक्ट होंगे, और लोअर एक्सट्रीमिटीज में चूंकि ये इतना एक्सप्रेस नहीं होता इसी वजह से वो रिलेटिवली प्रिजर्व्ड होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा वो पेशेंट जिनमें C3 नेफ्राइटिक फैक्टर का तो काम नहीं है, इट इज नॉर्मल एंड उसका कोई इंक्रीज नहीं है, तो वहां पर जो है क्या पैथोजेनेटिक फैक्टर्स हैं, तो दूसरे इम्यून एबनॉर्मलिटीज हैं। इन्होंने कुछ पीरियाडिक पेशेंट्स जो थे एपीएल के जिनमें C3 नेफ्राइटिक फैक्टर नहीं था, उन्होंने देखा कि TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 जो हैं ये एलिवेटेड थे। जो TNF अल्फा है वो 2 काम करता है। TNF अल्फा जो है एक तो एपोप्टोसिस करता है एडिपोसाइट्स कल्चर की, और इसके अलावा ये जो है इन्फ्लुएंस करता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे को बाय कंट्रोल
कंट्रोलिंग फैक्टर डी प्रोडक्शन इन एडिपोसाइट्स। ठीक है, टीएनएफ अल्फा ये दो काम करता है, एक तो एपोप्टोसिस करता है एडिपोसाइट्स की, और क्या करता है जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को जो है ये अफेक्ट करता है, क्योंकि ये फैक्टर डी प्रोडक्शन को की जो है उसको भी एडिपोसाइट्स में जो फैक्टर डी प्रोडक्शन है उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से टीएनएफ अल्फा का भी इसमें रोल है। जबकि इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है, ये लिपोलिसिस कराती है ह्यूमन एडिपोसाइट्स में। तो इसीलिए टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन C6 और इसके अलावा C3 नेफ्राइटिक फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द पैथोजेनेसिस ऑफ एजीएल। एक्वायर्ड पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी जो है ये भी क्लिनिकल डायग्नोसिस और हिस्टोपैथोलॉजी बिल्कुल सेम है इसकी, जैसे कि हमने प्रीवियसली जनरलाइज्ड में पढ़ी। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसमें ऑल्दो फैट लॉस हैज बीन प्रीसीडेड बाय इन्फेक्शन इन सम रिपोर्टेड केसेस, लेकिन रिलेशन इज अनक्लियर। सिमिलर जो हमने जो है उसके अंदर जनरलाइज्ड एक्वायर्ड जनरलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी में पढ़ा। अच्छा, जो आपके पास एजीएल था उसके अंदर तो कोई जेनेटिक म्यूटेशन हमें नहीं मिली थी, लेकिन जो पार्शियल है इसमें LMNB2 जो है म्यूटेशंस आपको मिली हैं, और 5 पेशेंट्स में विद APL, लेकिन ऑल्दो सम ऑफ दीज हैड एटिपिकल प्रेजेंटेशंस। क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिपिड डिस्ट्रॉफी हो तो रही है लेकिन सिमेट्रिकली है, फेस से स्टार्ट होती है, स्कैल्प से स्टार्ट होती है, ग्रेजुअली नेक को, शोल्डर को, अपर एक्सट्रीमिटी को, थोरेसिक रीजन को और अपर एब्डोमेन को इन्वॉल्व करती है। इंग्वाइनल रीजन और थाइज अनकॉमनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक दे आर स्पेयर्ड। फैट और फैट जो है हिप्स में और लोअर एक्सट्रीमिटीज में वो अनअफेक्टेड होता है। इनफैक्ट जो अफेक्टेड वुमेन है फ्रिक्वेंटली वो एक्सेस फैट को कहाँ ऑक्यूमुलेट करती हैं, affected women frequently accumulate excess fat in these regions after puberty। तो puberty के बाद इन्हीं regions में जो है ना फैट accumulate होता है फीमेल्स में। तो fat loss typically progresses over a period of about 18 months, although it may continue for several years। और जो orbital, mediastinal, gluteal, intramuscular, intraperitoneal, perirenal bone marrow fat is usually unaffected। जैसे कि हमने पढ़ा कि bone marrow fat जो है आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्म में भी अनअफेक्टेड था, तो और जो आपका रेट्रो ऑर्बिटल है वो भी अनअफेक्टेड था, तो इसमें भी सॉर्ट ऑफ विजरल फैट जो है वो अनअफेक्टेड है। ये आपके पास जो है पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जनरलाइज्ड वाले में थी, लेकिन इसमें लोअर लिम्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है स्पेयर्ड हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने सबक्यूटेनियस वेन्स जो हैं, वेसल्स जो हैं प्रोमिनेंट हैं इस पेशेंट के अंदर, और मस्कुलेचर भी बहुत प्रोमिनेंट है। जो क्लिनिकल वेरिएंट्स हैं, क्लिनिकल वेरिएंट्स में जो है 3 फिनोटाइपिक सब टाइप्स रिकग्नाइज हुई हैं। एक वो जिसमें अपर बॉडी फैट लॉस होता है, एक वो जिसमें अपर बॉडी फैट लॉस होता है लेकिन हाइपरट्रॉफी होती है एडिपोज टिश्यू की लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में, मतलब ऊपर से भी लॉस होगा लेकिन नीचे हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और एक है हेमी लिपोडिस्ट्रॉफी जिसमें सिर्फ एक साइड फेस का, यानी इट इज नॉट सिमेट्रिकल, इसलिए फिर एसिमेट्रिकल होगा कि हेमी लिपोडिस्ट्रॉफी, यानी कि हाफ ऑफ द फेस या हाफ ऑफ द ट्रंक इज एट्रोफीड, यानी कि उसमें लिपो एट्रोफी हुई है जबकि दूसरी साइड अनअफेक्टेड होगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वी हैव फेमिलियल पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी, जैसे आपकी एक ये तो एक्वायर्ड फॉर्म है, तो सिमिलरली वी हैव familial partial lipodystrophy in which there is family history of similar lipodystrophy, जिसमें भी जो है मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है सिमिलर लिपोडिस्ट्रॉफी की। वेरिएशन इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैट लॉस एंड आइडेंटिफाई जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि आपके पास जो एक्वायर्ड पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी है उसको आप फेमिलियल पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक तो ये कि फेमिलियल वाले में फैमिली हिस्ट्री होगी, और इसके अलावा जो है वेरिएशन इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैट लॉस एंड आइडेंटिफाई जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी थोड़ा उसका डिफरेंट होता है। और इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन इसमें तो हमें LMN, व्हाट वाज दैट, इट वाज LMN, यहाँ पर जो हमने पढ़ी थी इसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे।
ये LMNB2, ठीक है, ये म्यूटेशन आपको मिलती है इसके अंदर, जबकि उसकी जेनेटिक म्यूटेशन इज डिफरेंट। हिस्ट्री है ट्रॉमा की और मेडिकेशन हिस्ट्री कैन हेल्प डिफरेंशिएट अदर फॉर्म्स ऑफ एक्वायर्ड लिपोडिस्ट्रॉफी फ्रॉम APL, ठीक है। जो दूसरी फॉर्म्स है एक्वायर्ड लिपोडिस्ट्रॉफी की, उसको आप हिस्ट्री के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड APL इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम AGL ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट एज वेल एज स्पेयरिंग ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल फैट, ठीक है। APL के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल फैट अनअफेक्टेड होता है। कॉम्प्लिकेशंस और कोमॉर्बिडिटीज हम देखें तो AGL के पेशेंट्स में आपको जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, एक्ंथोसिस निग्रेन, हिस्टोटिज्म या मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज मिलती हैं, वो इन पेशेंट्स में जो आपका एक्वायर्ड पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी है उसमें लेस कॉमन है, ठीक है, साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अलावा फैट लॉस जो है वो इसमें भी इरिवर्सिबल है, जनरलाइज वाले में भी इरिवर्सिबल था, और ओवरऑल प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है कि कितनी कोमॉर्बिडिटीज पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है। इन्वेस्टिगेशन में सारी इन्वेस्टिगेशंस जो पिछली थी उनके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सीरम C3 लेवल एंड C3 नेफ्राइटिक फैक्टर है। इसके अलावा रीनल इन्वॉल्वमेंट चूंकि इसमें होती है तो इसी वजह से वो भी हमें यूरिया क्रेटिनिन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के यू भी इंपॉर्टेंट है, यूरिन DR इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एल्बुमिन्यूरिया के लिए देखेंगे पेशेंट को, ठीक है। वो सब चीजें हम जो है इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा मेटाबॉलिक पैनल यानी कि फास्टिंग ग्लूकोज, लिपिड पैनल, इंसुलिन लेवल, जैसे कि हमने जनरलाइज्ड वाले में कराई, तो ये मेटाबॉलिक पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है लिपोडिस्ट्रॉफीज में। और एवेल्युएशन जो है उसमें आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस की भी असेसमेंट करनी चाहिए और पीरियोडिक या कंटिन्यूड मॉनिटरिंग करनी चाहिए रीनल डिजीज की और ऑटो इम्यूनिटी भी, क्योंकि हमने देखा है कि जब पेशेंट पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी डेवलप करता है तो उसके 2 से 28 साल के बाद पेशेंट कैन डेवलप SLE, तो उसके लिए भी मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। एंड MRI आपको बता देगा कि कितना फैट लॉस हुआ है अगर नीडेड हो। मैनेजमेंट में कोई एस्टैब्लिश मैनेजमेंट एल्गोरिथम नहीं है AGL का। उसके अंदर हमने देखा था कि लेप्टिन एनालॉग यूज किया था हमने फॉर द ट्रीटमेंट। अब जो पार्शियल वाला है अच्छा, ये फैट, इसका भी फैट लॉस चूंकि इरिवर्सिबल होता है, इसके अंदर भी हम फिलर इंजेक्शंस, ऑटोलॉगस एडिपोज टिश्यू ट्रांसफर या मसल टिश्यू ट्रांसफर कर सकते हैं टू करेक्ट वॉल्यूम लॉसेस, जैसे कि जनरलाइज में हमने किया था। लेकिन जो ड्यूरेबल एफिकेसी और सेफ्टी जो है इन अप्रोचेस की, ये अभी तक एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेट नहीं हुई है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट C3 नेफ्राइटिक फैक्टर इन इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है C3 नेफ्राइटिक फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो हम देते हैं जिनमें C3 नेफ्राइटिक फैक्टर ज्यादा हो, और इसके अलावा टाइप 2 MCGN हो विद IVIG विद इनकरेजिंग रिजल्ट्स, यानी कि जिन पेशेंट ने MCGN भी डेवलप कर लिया है, मेसेंजर कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके अंदर भी C3 नेफ्राइटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये उन्हीं पेशेंट्स में आपको काम देगा जिनमें ये रेज्ड हो। जब जहां पर TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन काम कर रहे हैं तो वहां पर ऑब्वियसली इसका रोल नहीं होगा। और इसके अलावा हमने कोमॉर्बिड कंडीशंस को भी जो है मैनेज करना है, और in calibration with the primary care physician and several specialists। अब हम आ जाते हैं HIV associated lipodystrophy। लिपोडिस्ट्रॉफी जो है इन पेशेंट्स में जो कि ह्यूमन जिनको HIV वायरस से वो इन्फेक्ट हो, वो जो है किन पेशेंट्स में ये लिपोडिस्ट्रॉफी होगी, ये उन HIV पेशेंट्स में होगी जिनको हार्ट रिजीम काफ़ी लंबे अरसे तक मिली है, जिसमें प्रोटीएज इनहिबिटर या फिर जो है आपके पास NRTI यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हों। अब इट इज नाउ द मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ लिपिड डिस्ट्रॉफी। जो हम पार्शियल पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर हमने उसी में भी हमने पढ़ा था कि कॉमनेस्ट वन इज HIV एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रॉफी, और ये HIV एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रॉफी भी उन पेशेंट्स में होती है जो कि फॉर अ लॉन्ग रन हार्ट थेरेपी लेते हैं। एंड इन पेशेंट्स में वैसे है तो अभी तक हम डिस्ट्रॉफी जितना पढ़ रहे थे उसमें हम एट्रॉफी पढ़ रहे थे, लेकिन इस लिपोडिस्ट्रॉफी में बोथ लिपो एट्रॉफी एंड लिपो हाइपरट्रॉफी ऑब्जर्व की जा सकती है। इसको जो है सूडो कुशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर कि हमें वो फैलो हम फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, सॉर्ट ऑफ के कहीं कहीं पर ऑक्यूमुलेट हो जाता है फैट, तो इसी वजह से इसको सूडो कुशिंग सिंड्रोम, फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन सिंड्रोम, माल डिस्ट्रीब्यूशन सिंड्रोम, क्योंकि फैट जो है माल डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है, और इसके अलावा प्रोटीज इनहिबिटर एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रॉफी सिंड्रोम भी बोलते हैं।
इसमें जो इंट्रोडक्शन एंड जनरल डिस्क्रिप्शन है, इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने प्रोटीज़ इन्हिबिटर्स या एनआरटीआई कंटेनिंग हार्ट रिजीम एटलीस्ट 2 ईयर्स तक ली हो, उनमें ये लिपोडिस्ट्रॉफी जो है देखी गई है। और इसके अलावा 2003 में कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है इसका। 2003 में जो है कार एट अल ने एस्टैब्लिश किया था एक डायग्नोस्टिक मॉडल which include variables of age, sex, known duration of HIV infection, HIV disease की कौन सी स्टेज है, वेस्ट टू हिप रेशो क्या है, एनाइन गैप कितना है, सीरम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, और इसके अलावा ट्रंक टू पेरिफेरल फैट रेशो कितना है। इसके ऊपर जो है एक डायग्नोस्टिक मॉडल इसने बनाया था इन वेरिएबल्स के ऊपर। लेकिन फॉलो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज ने कंफर्म किया कि ये जो है इसकी डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा है इस क्राइटेरिया की, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये यूज़ नहीं हो सकता है। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी में जो इसका इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस है, ज़्यादातर कॉमन सबसे मोस्ट प्रीवेलेंट है अमंग द लिपोडिस्ट्रॉफीज, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी जो प्रिवेलेंस है ये 8 to 84% है। अब कहाँ 8 कहाँ 84, तो एवरेज इन्होंने 42% बताया हुआ है। और इसके अलावा जो इंसिडेंस है 7.3 to 11.7 है पर 100 पेशेंट्स ईयर। और इसके अलावा आप ये देखें कि जनरली उन्हीं पेशेंट्स के अंदर प्रिवेलेंस ज़्यादा देखी गई जो कि जिनको के लॉन्ग टर्म थेरेपी मिल रही थी। इसके अलावा ये चीज़ याद रखें कि ईच एडिशनल 6 months of treatment with heart is associated with a 1.57 times increased risk of lipodystrophy, यानी कि हर 6 महीने जब जितना आप एक्सटेंड करते हैं हार्ट थेरेपी को, वो 1.57% रिस्क को इंक्रीज कर देती है लिपोडिस्ट्रॉफी के। ठीक है जी। देन एज रिस्क जो है HIV एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रॉफी का, इट इंक्रीजेज विद एज, यानी कि बच्चे HIV पॉजिटिव जो कि ट्रीट हो रहे हैं विद द हार्ट थेरेपी जिसमें PI यानी कि प्रोटीज इनहिबिटर है, उनकी भी सिमिलर रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है बॉडी फैट की, और मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स उनमें भी होती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें रिलेटिवली स्मॉलर इंक्रीज होता है विजरल फैट में, यानी कि ट्रंक के विजरल फैट में रीडिस्ट्रीब्यूशन जब होती है ना आपकी HIV एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रॉफी में, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ट्रंक में आपके यानी कि विजरास में जाके ऑक्यूमुलेट हो जाती है, बैक पे जो है नेक के पीछे इधर बैक में ऑक्यूमुलेट हो जाती है, जो कि उसको बुफेलो हम्प की अपीयरेंस देती है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों के अंदर इन्होंने देखा कि जो विजरल फैट है वो रिलेटिवली कम जो है उधर जाके ऑक्यूमुलेट होता है फैट। तो इसी वजह से आपकी जो एज है, जितना अर्ली एज होगी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, जितनी एज ज़्यादा होती जाएगी तो HIV एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रॉफी भी बढ़ती जाएगी। और फीमेल्स मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो हम इसमें पढ़ेंगे विल सी कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पर है ऑफ डेवलपिंग किसी भी फॉर्म ऑफ लिपोडिस्ट्रॉफी। ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा वाइट एंड ईस्ट एशियन रेसेस दे हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रॉफी। जो एसोसिएटेड डिजीजेस हैं, जाहिर बात है जो HIV रिलेटेड लिपोडिस्ट्रॉफी होगा, जैसे कि हम प्रीवियसली भी उसमें पढ़ते आ रहे हैं, तो इनमें भी हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया हो सकता है। डायबिटीज लेस कॉमन है, 2 पॉसिबल है, और प्री डिस्पोजिशन है टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब TG ज़्यादा हो गए तो ज़ाहिर बात है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ेगी तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी में जो है इसकी क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें यहाँ से देखें कि जो प्रोटीज इनहिबिटर्स इंड्यूस पेरिफेरल लिपोडिस्ट्रॉफी और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज के मतलब आपके जो PIs हैं वो पेरिफेरल लिपोडिस्ट्रॉफी करते हैं और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज करते हैं, यानी कि हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया वगैरह। NRTIs जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फैट ऑक्यूमुलेशन, यानी कि वो लिपोडिस्ट्रॉफी कर रहे हैं पेरिफेरल आपकी फैट की डिस्ट्रॉफी कर रहे हैं, एट्रॉफी कर रहे हैं। NRTIs क्या करते हैं, ये फैट की ऑक्यूमुलेशन करा रहे हैं कुछ रीजन्स में, जैसे कि बुफेलो हम्प। ये यहाँ पर इसकी इन्होंने पिक्चर भी बनाई हुई है। ठीक है। उसमें इसके अलावा ये कह रहे हैं कि
जो आपके फर्स्ट और सेकंड जनरेशन पीआईज हैं, ये हैव शोन टू इनहिबिट एडिपोसाइट डिफरेंशिएशन एंड लिपोजेनेसिस, ठीक है। जो पीआईज हैं ये क्या करते हैं, ये एडिपोसाइट की डिफरेंशिएशन को भी इनहिबिट करते हैं, उन्हें मैच्योर नहीं होने देते, और लिपोजेनेसिस को भी इनहिबिट करते हैं। और पीआईज जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कराते हैं, इसीलिए मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज करा रहे हैं। कैसे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कराते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 की एक्सप्रेशन को। तो इसी वजह से जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 एक्सप्रेशन की जब इनहिबिशन होगी तो ग्लूकोज का इंट्रासेल्युलर जो है ना ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो जाएगी, उसकी वजह से जो है हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। एनआरटीआईज जो है स्पेशली जिडोवुडीन और स्टावुडीन जो है ये क्या करते हैं, दे हैव बीन प्रपोज्ड टू इंड्यूस फैट लॉस बाय इनहिबिटिंग माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज गामा एंड कॉजिंग माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी। इसको जो है मैंने इस तरीके से याद किया है कि जर्लश और सीमा जो है मैके जाकर काफ़ी टॉक्सिसिटी फैलाती हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जिडोविडीन और स्टावुडीन जो कि एनआरटीआईज हैं वो इनहिबिट करती हैं माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज गामा को, और उसकी वजह से वो वहाँ पर उसकी क्या कर देती हैं, टॉक्सिसिटी कर देती हैं। और इसके अलावा दिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर रॉस इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ डिस्ट्रक्शन होती है और लिपोइट्रॉफी होती है। और एक्सेसिव एडिपोसाइट एपोप्टोसिस वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन एक्स वाइवो फैट सैंपल्स फ्रॉम लिपोइट्रॉफिक एरियाज। और आपके जो है एडिपोसाइट एपोप्टोसिस भी जो है जो फैट सैंपल्स से उसमें देखी गई थी, जो इन्होंने लिपोट्रॉफिक एरिया से जो फैट सैंपल्स उठाए थे, इन्होंने देखा कि वहां पर एक्सेसिव एडिपोसाइड एपोप्टोसिस भी थी। ठीक है जी, यानी कि एट्रॉफी भी है, एडिपोसाइड एपोप्टोसिस अल्टीमेटली लिपोट्रॉफी ही कराएगी। देन वी कम टुवर्ड्स नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, इसका जो ये वाला है ना, ऑलराइट, इसमें जो है एक ये चीज़ जो यहाँ पर है ना कि जो पीआईज हैं वो इनहिबिट करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 को, इसको फिक से भी याद रख सकते हैं दैट पीआईज दे इनहिबिट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एंड 4 एक्सप्रेशन। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखें कि जो मैकेनिज्म है इंक्रीज अमाउंट ऑफ विजुअल एडिपोज टिश्यू का विच इज़ वैट, और जो सबकोटेनियस एडिपोज टिश्यू है दैट इज सैट। इन्होंने कहा कि वो आपके HIV एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रॉफी में हमने देखा है कि विजुअल एडिपोज टिश्यू जो है बढ़ जाता है, और ये क्यों होता है इट इज़ ऑल्सो अनक्लियर। और जो वैट है और जो सैट है द डिफर इन देयर मेटाबॉलिज्म, जीन एक्सप्रेशन एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटस, और इसी वजह से वैट बढ़ रहा है और सैट कम हो रहा है। एज अ रिजल्ट एडिपोसाइट्स या दूसरे सेल्स जो कि वैट और सैट में हैं वो जो स्टिमुलाई है जैसे कि पीआईज हैं, इनको डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, resulting in hypertrophy in one area and atrophy in another. Predisposing factors में एज, जेंडर, एथनिसिटी, ड्यूरेशन, जैसे हमने बोला कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, जितनी एज बढ़ेगी लिपोडिस्ट्रॉफी के चांसेस बढ़ जाएंगे। वाइट पीपल में ज़्यादा कॉमन है, जितना लंबा ड्यूरेशन होगा थेरेपी का, HIV की इन्फेक्शन का, और बसाते खुद ड्यूरेशन स्टेटस ऑफ HIV इन्फेक्शन और ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर टू बोथ PI एंड नॉन PI कंटेनिंग हार्ट, दे ऑल आर दी risk factors which influence the risk of developing HIV associated lipodystrophy. और both high and low CD4 counts have been reported, तो CD4 count का such कोई association नहीं है in developing the HIV associated lipodystrophy, कि हम कहें कि अगर ये low है तो फिर ज़्यादा chances हो जाएंगे। high low दोनों CD4 counts के साथ आपको जो है lipodystrophy मिल सकती है। risk factors ये हैं जो अभी मैंने describe किए। There is some evidence कि जो first generation unboosted PIs जो हैं जैसे कि इंडिनावीर, they are associated with higher risk of lipodystrophy than
आर बूस्टर पीआईज, ठीक है। जो आपके अनबूस्टेड पीआईज हैं वो बूस्टर पीआईज से ज्यादा रिस्क होल्ड करते हैं फॉर लिपोडिस्ट्रॉफी। एक स्टडी इन्होंने की थी जिसमें इन्होंने देखा कि जो लिपोएट्रॉफी है उसका इंसिडेंस उन पेशेंट्स में कम था जिनको रितुनावीर बूस्टेड एटाजानावीर मिली थी देन इन दोज हु रिसीव्ड अनबूस्टेड एटाजानावीर, ठीक है ना। यानी बूस्टेड वाले में रिस्क कम था, इंसिडेंस कम था लिपोएट्रॉफी का देन द अनबूस्टेड वन। और एक और स्टडी इन्होंने की थी उसमें इन्होंने देखा कि वो पेशेंट जिनको इन्होंने रिटोनावीर बूस्टेड लोपेनावीर से जो है ट्रीट किया तो उनमें लिपोडिस्ट्रॉफी 96th वीक ऑफ ट्रीटमेंट में मिली, यानी कि बहुत आगे जाकर लिपोडिस्ट्रॉफी मिली, लेस फ्रीक्वेंटली देन दोज हु रिसीव्ड एफाविरेंस रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ एनआरटीआई यूज, ठीक है। यानी कि कोई भी टाइप आपने एनआरटीआई की यूज की है वो बूस्टेड है या नॉन बूस्टेड है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो जो बूस्टेड वाले हैं वो जो है कम लिपोइट्रॉफी कराते हैं, नॉन बूस्टेड वाले ज्यादा कराएंगे। जेनेटिक्स में पॉलीमॉर्फिज्म जो है उन जीन्स में जो कि इन्वॉल्व होते हैं एडिपोसाइट की एपोप्टोसिस में और मेटाबॉलिज्म में, दे हैव पोस्टुलेटेड दैट दे आर इन्वॉल्व, देयर पॉलीमॉर्फिज्म जो है इन जीन्स की प्रेजेंट होती है, इंक्लूडिंग वंस इन्वॉल्व्ड इन द pyrimidine pathway or encoding potentially relevant enzymes, cytokines or peptides such as polymerase gamma, matrix metalloproteinase 1, NAS 1, TNF alpha, interleukin 1 beta, interleukin 6, resistin and mitochondrial haplogroups। तो ये जो है ना कि सारे सारे जो हैं ये इनमें इनकी जीन्स की पॉलीमॉर्फिज्म जो है in one way or another is involved in the development of the HIV associated lipid atrophy। Then we come towards the clinical features। क्लिनिकल फीचर्स जो है बहुत आसान है, इसमें ग्रेजुअल लॉस होगा सबक्यूटेनियस फैट का, फेस से, आर्म से, लेग से, फेशियल इन्वॉल्वमेंट 38 to 58% ऑफ द पेशेंट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि पेशेंट अफेक्टेड होंगे लिपोडिस्ट्रॉफी के साथ। लेकिन ये चीज़ आप याद रखें कि ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें जो है जो HIV एसोसिएटेड फैट लॉस सिंड्रोम होता है उस वजह से भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, फैट लॉस जो है सप्राजाइगोमेटिक और इसके अलावा टेम्पोरल रीजन से बहुत पे आपको ज्यादा नजर आएगा। बाकी भी जो फैट लॉस हमने जो पढ़े हैं जनरलाइज लिपोडिस्ट्रॉफी के भी, उसमें भी यही एरियाज फेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इसकी वजह से जो है एमेसिएटेड अपीयरेंस लगती है पेशेंट की। पेशेंट जो है यहाँ से तो लॉस हो रहा है इसका सप्राजाइगोमेटिक और टेम्पोरल रीजन से, लेकिन एक्सेस फैट कहाँ पर जाके ऑक्यूमुलेट हो रही है? चिन में, ब्रेस्ट में, वेस्ट में और इसके अलावा अपर बैक में, प्रोड्यूसिंग सो कॉल्ड बफेलो हम्प, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो एड्स वेस्टिंग सिंड्रोम, जैसे कि अभी मैंने बताया, उसमें क्या होगा, आपका बॉडी वेट भी डिक्रीज होगा और लीन बॉडी मास होगा ओवरऑल विदाउट अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट ओवर द चेन, अपर बैक, ब्रेस्ट एंड वेस्ट, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो HIV एसोसिएटेड है उसकी सूडो कुशिंग टाइप अपीयरेंस ज्यादा होती है, जबकि HIV एसोसिएटेड जो फैट लॉस एड्स वेस्टिंग सिंड्रोम जो है उसके अंदर जनरलाइज्ड जो है लीन बॉडी मास होता है। वो पेशेंट्स जिनको एड्स वेस्टिंग सिंड्रोम हो उनमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी नहीं होती और हाइपर इंसुलिनीमिया भी नहीं होता, ऑल्दो दे मे हैव हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, ठीक है। इन पेशेंट्स में हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया तो हो सकता है लेकिन ग्लूकोज इंटॉलरेंस या हाइपर इंसुलिनीमिया नहीं होता। दूसरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हैं जो कि कंसिडर आप करना चाहिए, दीज आर ऑब्वियसली कुशिंग सिंड्रोम और इसके अलावा आइट्रोजेनिक लिपोडिस्ट्रॉफी दैट इज रिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। तो एड्स वेस्टिंग सिंड्रोम, Cushing syndrome and iatrogenic lipodystrophy related to testosterone therapy। क्लासिफिकेशन जो है सेवेरिटी के एक स्कोरिंग सिस्टम जो है डेवलप किया गया है जो कि क्वांटिफाई करता है फेशियल लिपोएट्रॉफी को, ठीक है, फेस में जितनी लिपोएट्रॉफी हुई है। इन वन द स्कोर रेंजेस फ्रॉम 0 यानी कि एब्सेंट टू 4 दैट इज सिवियर, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ मेलार डिप्रेशन, कि कितनी मेलर डिप्रेशन कितनी ज्यादा है, बक्कल एक्सटेंशन, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ बक्कल एक्सटेंशन एंड डिफाइंड मेलोलेबियल रिज, ये सब चीजें हैं, इससे आप डिफाइन करते हैं फेशियल लिपोडिस्ट्रॉफी के स्कोर को। इसके अलावा कुछ और स्कोरिंग मेथड्स भी हैं जो कि इन्वॉल्व द यूज ऑफ वेरियस इमेजिंग मोडालिटीज व्हिच मे नॉट बी प्रैक्टिकल इन द क्लिनिकल सेटिंग, though we have these scoring system but these are not practical in the clinical settings।
Complications and comorbidities में हमारे पास they are related to the comorbidities including dyslipidemia, impaired glucose tolerance, insulin resistance and coronary artery disease जैसे कि हमने previous to lipodystrophy में भी पढ़ा है। Disease course and prognosis में ये progressive है, जैसे जैसे heart therapy आप देंगे, लेकिन subcutaneous fat की recovery हो सकती है, लेकिन वो अगर आपने heart therapy stop कर दी, लेकिन ये slow है और incomplete होती है, जबकि हमने previous to जो पढ़े थे AGL में और इसके अलावा जो है एक्वायर्ड जनरलाइज्ड में, एपीएल में जो एक्वायर्ड पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी है कि वो इरिवर्सिबल है। अब हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। कोई एस्टैब्लिश्ड एल्गोरिथम नहीं है इसकी भी मैनेजमेंट का, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम इनपुट ले सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, न्यूट्रिशनिस्ट से और प्राइमरी केयर फिजिशियन से, और इसके अलावा जो स्टिग्मा है एसोसिएटेड विद फेशियल लिपोडिस्ट्रॉफी इन पर्टिकुलर में हैव अ प्रोफाउंड साइकोसोशल इम्पैक्ट, तो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी यानी कि साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की भी जरूरत हो सकती है। आपने क्या करना है, असल में ये होता है कि जब आप मॉडिफाई करते हैं किसी भी ऐसी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी को जो कि प्रीवियसली पेशेंट की ट्रीटमेंट में तो सक्सेसफुल थी, लेकिन अब उसकी वजह से लिपोडिस्ट्रॉफी हो रही है, तो अब क्या होगा कि अब अगर आप उसकी आईडी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हैं, इफ ही मॉडिफाइज दैट ट्रीटमेंट, तो को रिस्क है ट्रीटमेंट फेलियर का, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हम तो नहीं खुद कर सकते, ऑब्वियसली वी नीड अ कंसल्टेशन विद इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट कि वो मॉडिफाई करे इस ट्रीटमेंट को। और इसके अलावा मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट जो है लिपोट्रॉफी हैज बीन रिपोर्टेड विद द रिमूवल ऑफ एनआरटीआईज, कि आप एनआरटीआईज को रिमूव कर दें, सिर्फ पीआईज रखें, तो ऑब्वियसली दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट। वाइल मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट होती है पेशेंट में, डिस्लिपिडीमिया है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है, और अगर आप जो है पीआईज उसमें, जैसे कि हमने भी बोला कि जो आपके पीआई हैं ये मेनली मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट में और डिस्लिपिडीमिया में इन्वॉल्व है, तो हम अगर उसको जो है डिसकंटिन्यू कर दें तो ये मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स तो इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन लिपोडिस्ट्रॉफी को ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो मेनली आपकी एसोसिएटेड है विद एनआरटीआईज। जो लो कैलोरी, लो फैट, हाई फाइबर डाइट जो हम देते हैं विद एरोबिक एक्सरसाइज, वो आपकी सेंट्रल फैट ऑक्यूमुलेशन को इम्प्रूव तो कर सकती है, लेकिन इसके बारे में कम एविडेंस है कि डाइट या एक्सरसाइज सिग्निफिकेंटली लिपो एट्रोफी को इम्प्रूव करें। यानी कि लिपो एट्रोफी को तो इम्प्रूव नहीं करे, लेकिन वो जो एक्सेसिव ऑक्यूमुलेशन हो रही है ना विजुअल, उसको ये हमारी डाइट और एरोबिक एक्सरसाइज जो है इम्प्रूव कर सकती है। इसके अलावा जो हम थायोजोलिडीन डायोन्स यूज करते हैं, ये जो है क्या करते हैं, ये एडिपोसाइट डिफरेंशिएशन कराते हैं और इंक्रीज करते हैं सबक्यूटेनियस फैट मास को, एंड दे हैव बीन ट्राइड एज फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स टू ट्रीट लिपो एट्रोफी इन एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट्स विद इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। And uridine and pravastatin have been reported to improve lipoatrophy in small randomized trial, लेकिन ये results जो है further confirmation, they need further confirmation। facial fillers और जैसे कि injectable poly L lactic acid as well as autologous fat transfer, जैसे कि previously हमने बाकी lipodystrophies में पढ़ा, तो ये हम इसमें भी apply कर सकते हैं। Switching or discontinuing antiretroviral therapy has not shown to reduce VAT। कहते हैं कि आप जो स्विच कर दें या डिसकंटिन्यू कर दें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को, वो वैट को रिड्यूस नहीं करता। दो हमने देखा कि जो पीआई था उसमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट जैसे कि डिस्लिपिडीमिया और जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन स्पेसिफिकली जो वैट है उसको इनकी डिसकंटिन्यूएशन जो है अफेक्ट नहीं करती। Since growth hormone deficiency has been associated with visceral adiposity in the general population as well as in HIV patients, इन्होंने देखा है कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी जो है वो एसोसिएटेड होती है विद विजुअल एडिपोसिटी, तो इसी वजह से इस सेंट्रल विजुअल फैट को डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रोथ हार्मोन सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इन पेशेंट्स की डोज क्या होगी उसकी 0.33 to 6 मिलीग्राम डेली,
डेली एंड पेशेंट्स जिनको एब्डोमिनल लिपोहाइपरट्रॉफी है उनमें देखा कि 10 to 20% रिडक्शन हुई विजुअल एडिपोज टिश्यू में एंड 6 to 7% रिडक्शन हुई इन सैट in two studies involving the administration of growth hormone. तो सैट में 6 to 7% और वैट में 10 to 20% रिडक्शन हुई. द इम्प्रूवमेंट वॉज लॉस्ट और जब आपने थेरेपी को डिसकंटिन्यू किया तो इम्प्रूवमेंट भी लॉस होगी. तो ये जो ग्रोथ हार्मोन सप्लीमेंटेशन है दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और जैसे ही आप स्टॉप करेंगे तो फिर वो दोबारा से रिटर्न कर जाएगी एबनॉर्मेलिटी. इसके अलावा ट्रीटमेंट है विद द टेसामोरलिन. टेसामोरलिन क्या है? टेसामोरलिन एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग है दैट क्लोजली मिमिक्स द फिजियोलॉजिकल डोज एंड फंक्शन ऑफ इट्स फिजियोलॉजिकल काउंटरपार्ट यानी कि ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है और इसे 15.2% जो है रिडक्शन शो की इन वैट जबकि उसकी 10 to 20% थी. तो अगेन इसकी 15.2 है कंपेयर्ड विद द 5% इंक्रीज इन वैट इन द प्लेसिबो ग्रुप. जबकि मतलब उन्होंने जो जिन ग्रुप को प्लेसिबो मिल रहा था तो उसमें उन्होंने देखा कि 5% में वैट इंक्रीज हो गया था एट 6 months इन लार्ज रेंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल. मतलब प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल था जिसमें कंट्रोल को उन्होंने ग्रोथ हार्मोन एनालॉग दिया था ये जो आपका टेसामोरलिन है. तो टेसामोरलिन के देने की वजह से उन्होंने देखा कि 15.2% वैट जो है वो डिक्रीज हुआ है और जो साथ में वो ग्रुप था जिसको प्लेसिबो मिल रहा था उसमें तो उन्होंने नोट किया कि बाकायदा 5% वैट इंक्रीज हो गया है. तो इसलिए ये जो है इफेक्टिव है. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं जिससे कि लाइपोसक्शन वगैरह है ताकि एक्सेस फैट को रिमूव किया जा सके इंटीरियर नेक से, ब्रेस्ट से, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट से. लेकिन लाइपोसक्शन जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल विजरल फैट को रिमूव नहीं कर सकता. और इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 25% जो पेशेंट्स हैं दे विल एक्सपीरियंस रिकरेंस ऑफ लिपोहाइपरट्रॉफी आफ्टर लाइपोसक्शन यानी कि लाइपोसक्शन के बाद 25% लोगों में दोबारा से लाइपोहाइपरट्रॉफी हो जाती है. Then we come towards the localized lipoatrophy and or lipodystrophy. अब localized जो lipoatrophy या lipodystrophy है इसको further हमने divide किया है into four lipodystrophies. इसमें क्या क्या है आपके पास? नंबर 1 सेमी सर्कुलर लिपोएट्रॉफी, नंबर 2 localized lipoatrophy due to injected drugs. अब वो ड्रग्स वाले फर्दर क्लासिफाइड हैं into insulin induced and into corticosteroid induced lipoatrophies. Then we have the third form that is localized lipodystrophy secondary to panniculitis and then the last one is centrifugal lipodystrophy. तो ये चार जो हैं लोग मतलब हमने एक जनरलाइज्ड पढ़ा, हमने एक पार्शियल पढ़ा, फिर हमने HIV एसोसिएटेड पढ़ा, देन अब हम लोकलाइज्ड की तरफ आ गए. पार्शियल कैसे लोकलाइज्ड से डिफरेंट है? पार्शियल में आपकी आधी ऊपर की बॉडी जो है सारी की सारी इन्वॉल्व हो रही है, सिर्फ लोअर लिम्स और लोअर एब्डोमेन जो है अफेक्टेड नहीं है. जबकि लोकलाइज्ड में आप देखेंगे कि इसकी कुछ फॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व ही थाइस को कर रही हैं. ठीक है ना? तो आप लोकलाइज्ड को पार्शियल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगेन जो लोकलाइज्ड लिपोएट्रॉफी है ये जो एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है डिसऑर्डर्स का एंड प्रेजेंटिंग इज वन ऑफ मल्टीपल डिप्रेशंस. आपको एक या मल्टीपल डिप्रेशन मिल सकती है वेरियस साइज रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर. अच्छा, अब एक है सेमी सर्कुलर लिपोएट्रॉफी. ये सेमी सर्कुलर लिपोएट्रॉफी क्यों है? क्योंकि ये आपको ज्यादातर एंटीरियर थाइस के ऊपर एक सर्कुलर बैंड यानी कि एक सर्कुलर से डिप्रेशन आपको मिलेगी जो कि एंटीरियर थाई को पूरा इन्वॉल्व कर रही होती है. इसकी बेटर है कि आप गूगल से एक पिक्चर भी देख लें तो इसको पूरा पढ़ना जो है बहुत इजी हो जाएगा. उसमें ये होता है कि जब एंटीरियर थाई का जो है सर्कुलर उसमें जो है एक डिप्रेशन होती है वो सेमी सर्कुलर इसलिए क्योंकि वो कंप्लीटली पीछे से थाई को इन्वॉल्व नहीं करती, सिर्फ एंटीरियर थाई को इन्वॉल्व कर रही होती है, इसीलिए इसको सेमी सर्कुलर लिपोएट्रॉफी बोलते हैं. और ज्यादातर जो है ये उन पेशेंट्स के अंदर देखा गया है जिनको कोई ना कोई कांस्टेंट ट्रॉमा होता रहता है इस साइट के ऊपर. तो स्पेसिफिकली इन्होंने जो है ये एक स्टडी भी की थी कि ये जो एट्रॉफी थी ये उन पेशेंट्स के अंदर मिली थी जो एक ऑफिस के लोग थे जो कि डेस्क जो है यूज करते थे. वो जो डेस्क का लोअर पोर्शन इनकी थाइस को टच होता था तो उठने और बैठने में जितनी दफा उसको माइक्रो ट्रॉमा होता था उसके बाद जो है उन्होंने वो डेवलप किया. और ये वाली लिपोएट्रॉफी जब आप जो एलिसिटिंग फैक्टर है उसको रिमूव करते हैं तो ये भी रिकवर हो जाता है. तो मेनली हम ये चीज देख रहे हैं कि जब भी जो एक्वायर्ड वाली हैं जब उसकी कॉज को रिमूव किया जाए तो वो इम्प्रूव हो जाती है वो वाली लिपोएट्रॉफी. तो ऑल द लिपोएट्रॉफीज आर नॉट इरिवर्सिबल.
रिवर्सिबल, ठीक है। इवन HIV में भी हमने देखा कि वो पार्शियली रिवर्सिबल है। हाँ, आपके पास जो जनरलाइज्ड और एक्वायर्ड जनरलाइज्ड और पार्शियल हैं वो इरिवर्सिबल हैं, ठीक है जी। चलिए इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। जो सेमी सर्कुलर लिपोट्रॉफी है इसमें आपको लोकलाइज्ड और ज़्यादातर बायलेटरल मिलेगा, सिमेट्रिकल मिलेगा, ट्रांसवर्स, और ये ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। इट्स नॉट वर्टिकल डिप्रेशन, इट्स अ ट्रांसवर्स डिप्रेशन ओवर अक्रॉस द इंटैरोलेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द थाइज। क्यों होती है ये? क्योंकि अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस फैट की उधर एट्रॉफी हो जाती है। इसको हम लिपो एट्रॉफी या सेमी सर्कुलरिस भी बोलते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर आपको ये सेमी सर्कुलर डिप्रेशन जो है इंटेरोलेटरल थाइज में मिलती हैं, और इंसिडेंस और प्रिवेलेंस जो है प्रोबेबली ये भी कॉमनर है फीमेल्स के अंदर। एंड सेमी सर्कुलर लिप ट्रॉफी इज प्रोबेबली कॉमनर देन द स्मॉल नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस। और सॉरी, ये सेक्स का तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि मोर कॉमनली अकर इन वुमेन। जनरली इनके इंसिडेंस की और प्रिवेलेंस की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि रिपोर्टेड केसेस कम है, लेकिन ये प्रोबेबली कॉमनर है। और एज जो है इसकी 3rd और 4th डिकेड्स ऑफ लाइफ में, क्योंकि ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर लोग इसी एज ग्रुप के होते हैं, लेकिन चिल्ड्रन जो कि स्कूल में होते हैं और इसके अलावा एल्डरली लोगों में भी ये देखा गया है। पैथोफिजियोलॉजी है, टियोलॉजी जो है सेमी सर्कुलर लिपोडिस्ट्रॉफी की, वो अनक्लियर है। और इन्होंने कहा कि क्या एक ओल्डर थ्योरी थी कि जो आपकी एक कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी होती है लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लक्स आर्टरी में, उस कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी की वजह से सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। तो इसी वजह से ये आपको सेमी सर्कुलर लिपोडिस्ट्रॉफी मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे पेशेंट जिनको आर्थराइटिस हो या फिर उनकी क्वाड्रिसेप आर्टरी को लाइगेट किया गया हो, वो तो सेमी सर्कुलर लिपोडिस्ट्रॉफी डेवलप नहीं करते। तो प्रोबेबली सिर्फ ये जो है इम्पेयर्ड सर्कुलेशन इसकी पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं करता। इसके अलावा एन एनोमली ऑफ द फैट मेटाबॉलिज्म इन दीज पेशेंट्स हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड कि कोई फैट मेटाबॉलिज्म का भी मसला होता है इन पेशेंट्स में, इसी वजह से जो है ट्रॉमा के बाद जो है वो ये डेवलप करते हैं। इन्होंने कहा कि ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर चुकी हूँ, तो आई विल जस्ट रीड इट कि रिपीटेड मैकेनिकल प्रेशर एज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो ट्रॉमा टू द थाइज, suggested mechanism include repeatedly standing या sitting in an unbearing position जिसमें affected area constantly compressed होता है by the और knocked होता है against various objects। और इसके अलावा अगर आप constricted jeans पहन रहे हैं, और इसके अलावा use of elastic girdle, it has also been implicated in the development of the semicircular lipoatrophy। उसके अलावा फीमेल सैक्स एंड लीनिंग ऑफ थाइज अगेंस्ट द एज ऑफ द टेबल, दे आर द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग दिस सेमीसर्कुलर लिपोएट्रोफी। हिस्टोपैथोलॉजी की जो इसकी फाइंडिंग्स हैं ये नॉन स्पेसिफिक हैं। आपको पार्शियल या कंप्लीट लॉस मिलेगा फैट का अफेक्टेड एरिया में, और उधर जो है आपको सारा कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड कोलेजन मिलेगा। और इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में इसकी प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लोकलाइज्ड ट्रांसफर सेमी सर्कुलर डिप्रेशन मिलती है, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, और ये सिमेट्रिकल और बायलेटरल होता है यूजुअली। और ये जो है डिप्रेशन बैंड लाइक होती है, एंड व्हेन मोर देन वन इन प्रेजेंट तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है ना, इस तरह और इस तरह एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और कोई इसकी प्रीसीडिंग इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इसी वजह से ओवरलाइंग स्किन नॉर्मल होती है। जो इंटेरोलेटरल थाइज हैं वो कॉमनली अफेक्टेड होते हैं और बायलेटरली अफेक्टेड होते हैं, लेकिन यूनिलेटरल केसेस भी डिस्क्राइब हुए हैं। Multilocular and progressive lesions affecting the trunk and limbs were seen in one patient। और although SL is usually asymptomatic, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं हैवी लेग्स की, बर्निंग सेंसेशन की, और क्रैम्प्स और पेन की आफ्टर द एक्सरसाइज। डिफरेंशियल डायग्नोसिस एसएल की आपको जो दूसरी फॉर्म्स है लोकलाइज लिपोएट्रोफी की और लिपोडिस्ट्रॉफी की, वो इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं। डिजीज कोर्स और प्रोग्नोसिस में जो है इसकी एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, ये रिजॉल्व कर लेता है ग्रेजुअली जब आप रिपीटेटिव ट्रॉमा को विड्रॉ करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर रिक्वायर्ड नहीं होती। मैनेजमेंट में जो है इसमें आपको रिमूवल ऑफ द माइक्रो ट्रॉमा ओवर मंथ्स या एज लॉन्ग एज 8 ईयर्स में दोबारा से जो है वो नॉर्मल हो जाएगा डिप्रेशन, लेकिन रिकरेंस पॉसिबल है। Then we come towards the localized lipoatrophy due to injected drugs.
अच्छा जी। अब इंजेक्टेड ड्रग्स में बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि लिपोएट्रोफी करती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है इंसुलिन इंड्यूस्ड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो दूसरी मेडिकेशंस हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी लिपोएट्रोफी कराती हैं, जैसे कि बेंज़ोथीन पेनिसिलिन, वैसोप्रेसिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड methotrexate, आयरन डेक्स्ट्रॉन एंड डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटेनस वैक्सीन यानी कि डीपीटी वैक्सीन, यानी कि जितने भी आपके इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो हैं वो आपके पास लोकलाइज्ड लिपोएट्रोफी कर सकते हैं, नॉट आईवी इंजेक्शंस। ठीक है जी। इंसुलिन इंड्यूस लोकलाइज्ड एट्रोफी जो है, इसमें लॉस होता है सबकुटेनियस फैट का एट द साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन। और ये उस वक़्त ज़्यादा होता था जब हमारे पास जो है प्यूरिफाइड इंसुलिन नहीं थी अवेलेबल, ठीक है ना? वो भी वो लेस प्यूरिफाइड इंसुलिन थी। अब जब से हमारे पास प्यूरिफाइड इंसुलिन आ गई है आफ्टर 1970s, तो इसमें जो है क्या हो गया है कि इंसिडेंस लिपोट्रोफी का कम हो गया है। इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस की हम बात करें तो इसमें भी जो है यही है कि बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द prior to the introduction of यहाँ पर सॉरी, prior to the introduction of purified human insulin, lipoatrophy occurred in 25 to 55% of the patient who were using insulin. जबकि by the introduction of the highly purified insulin, ये estimate किया गया है कि ये risk, ये incidence जो है decrease हुआ है to 10% of the patients, ठीक है? And although lipoatrophy is still reported with the use of recombinant human insulin, यानी कि जो recombinant purified form जो है human insulin की, उसकी वजह से भी स्टिल रिपोर्ट हुए हैं लिपोट्रोफी के केसेस। और इसके अलावा रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स एंड कॉन्टिन्यूअस सबकुटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन, यानी कि सिर्फ जो उसकी लेस प्योरिफाइड फॉर्म्स है उससे नहीं, आपको रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स जो हैं, जो हम रेगुलर इंसुलिन यूज करते हैं, उसकी वजह से, और जो इंसुलिन आर जो होती है ना, और इसके अलावा आप जो कंटिन्यूअस सबकुटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप्स जो यूज करते हैं, इन सब की वजह से भी हो सकती है लिपोएट्रोफी। एज में अगर देखें तो इंसुलिन इंड्यूस्ड लिपोएट्रोफी अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। क्यों क्यों इंसुलिन इंड्यूस्ड लिपोएट्रोफी आपको ज्यादातर बच्चों में और यंग एडल्ट से मिलती है? सो वेरी इजी आंसर, बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज होता ही बच्चों और यंग एडल्ट्स में है, ठीक है ना? टाइप 2 में तो ज्यादातर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो बहुत कम ही, बहुत आगे जाकर जो है पेशेंट इंसुलिन लगाते हैं। तो इसीलिए आपको जो इंसुलिन इंड्यूस लिपोट्रॉफी है वो बच्चों में और यंग एडल्ट्स में ज्यादा कॉमन मिलता है। द रिस्क इज ग्रेटर इन फीमेल्स एंड मेल्स, एज आई हैव एक्सप्लेन कि जितनी भी आपकी लिपोट्रॉफीज है वो ज्यादातर फीमेल्स में ही रिपोर्ट हुई हैं। देन वी कम टूवर्ड्स दी पैथोफिजियोलॉजी। जो इसकी पैथोजेनेसिस है, इसमें क्या होता है कि जो आपके लिपोलिटिक कंपोनेंट्स होती हैं या जो इम्प्योरिटीज होती हैं कुछ इंसुलिन प्रिपरेशंस में, वो वहाँ पर कुछ एलर्जिक रिएक्शन करा देती हैं और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस करा देती हैं। मिसाल के तौर पे एक लोकल इम्यून रिएक्शन जो है, मतलब इंसुलिन क्रिस्टल होगा वहाँ पर, उसमें क्या, उसकी उस क्रिस्टल की वजह से एक लोकल इम्यून रिएक्शन होगा और it will result in de-differentiation of adipocytes. What is de-differentiation of adipocytes? एक तो होती है differentiation। de-differentiation का मतलब ये है कि ये अपनी अर्ली स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है? मतलब इनकी differentiation किसी और फॉर्म में नहीं होती, प्री मेच्योर फॉर्म में हो जाती है, ठीक है? तो they de-differentiate into the premature type of adipocytes। और जो एक immune mediated inflammatory process will release with release of lysosomal enzymes। अब क्या होगा कि ये जो एडिपोसाइट्स की डी डिफरेंशिएशन होती है, तो उधर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स की प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, लिपोएट्रोफी होगी। और इसके अलावा ये सेपरेटली भी इन्वॉल्व हो सकता है इन डेवलपिंग द लिपोएट्रोफी। और इसके अलावा ये सजेस्ट किया गया है कि मैसल्स भी पैथोजेनिक रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा एलिवेटेड नंबर ऑफ tryptase positive, काइमेज पॉजिटिव degranulated mast cells were seen in the subcutaneous tissue। तो ये सब भी जो है
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन इंड्यूस लोकलाइज्ड लिपोट्रॉफी। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट वी कैन से कि आपका कोई भी जो इंसुलिन क्रिस्टल है वो लोकल एलर्जिक या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को इलिसिट कर देता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में वो हैं जो कि पहले भी जिनको डर्मल रिएक्शन हुआ हो इंसुलिन से, और इसके अलावा द यूज ऑफ ओल्डर लेस प्योरिफाइड फॉर्म्स ऑफ इंसुलिन सच एज बोवीन और पोर्सिन इंसुलिन, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन से कम है ये। और इसके अलावा अगर आप एक ही इंजेक्शन साइट पे बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हैं तो तब भी जो है इसका रिस्क बढ़ जाता है, अगर रिपीटेडली एक ही साइट पे आप इंसुलिन लगा रहे हैं। इसके अलावा इसी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं उनको आपको काउंसिल करना होता है कि आपको इंसुलिन की जो लगाने की साइट है उसको जो है चेंज करना चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजी में आपको लोब्यूल्स मिलेंगे छोटे डिपोसाइट्स के, और लिपोमेम्ब्रेनस चेंजेस मिलेंगी आपको। चूंकि ये एक इम्यूनोलॉजिकल या एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, इसीलिए इंसुलिन इंड्यूस जो लिपोडिस्ट्रॉफी है वहां पर आपको लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी अबाउटिंग द ब्लड वेसल्स इन द हाइपोडर्मिस। एंड इसके अलावा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में इंसुलिन इंड्यूस्ड लिपोट्रॉफी जो है ये आपको प्रेजेंट करेगा एज डिप्रेस्ड प्लाक ड्यू टू लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट एट द साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन, and overlying and surrounding skin appear normal. Lipoatrophy normally presents after 6 to 24 months of insulin treatment, and interestingly there is concomitant lipohypertrophy in approximately 25% of the patient, ठीक है, मतलब आपको हाइपो और हाइपरट्रॉफी दोनों मिल सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में दूसरी फॉर्म जो है लोकलाइज्ड लिपोट्रॉफी की वो कंसिडर करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस इन कोमॉर्बिडिटीज, अच्छा आप जाहिर बात है जहाँ पर फैट जो है वहाँ का डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो वहां पर प्रॉपर इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो इसी वजह से जो लिपोएट्रोफिक एरिया होती है वहां पर प्रॉपर चूंकि इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो आप वहां पर उस साइट पे इंसुलिन अगर लगाएंगे तो पूरा ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा, ठीक है। मैनेजमेंट में risk of lipoatrophy जो है may be reduced by regular rotation of insulin injection sites, and the importance of this should be explained to all patients who require insulin। and इसके अलावा spontaneous resolution जो है of established insulin induced localized lipotrophy is rare, yeah, like there is a possibility but it is again rare। कोई generally agreed management algorithm नहीं है, लेकिन अगर feasible हो तो आप purified human insulin के ऊपर switch करें पेशेंट को। और कुछ ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि आप फैट को रीस्टोर कर सकते हैं अगर आप इंसुलिन के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं जैसे कि डेक्सामेथासोन। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि दूसरी स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें इन्होंने क्या किया कि इंसुलिन जेट इंजेक्शन डिवाइस यूज किया या कॉन्टिन्यूस इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप यूज किए। तो इंसुलिन जेट इंजेक्शन डिवाइसेस जो है ना ये नो नीडल डिवाइसेस होती हैं, इसमें नीडल ही नहीं होता, बस वहां पर एक वो राउंडेड साइज का एक जेब इंजेक्टर होता है जो कि आप एब्डोमेन में या थाई में जो है उसको जोर से प्रेस करते हैं, और जब आप क्लिक करने के बाद हल्का सा मसाज करते हैं तो वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट जो है वहीं से डिफ्यूज होके चली जाती है एंड कोई प्रिक नहीं होता पेशेंट को, ठीक है। लेकिन ये वाले डिवाइसेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एंड लेकिन लिपोएट्रोफी विद लेटर यानी कि आपके जो कॉन्टिन्यूस इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप है इससे फिर भी लिपोएट्रोफी हो सकती है। तो सबसे बेटर इंसुलिन जेट इंजेक्शन है, और ट्वाइस डेली एप्लीकेशन ऑफ 4% सोडियम क्रोमोग्लाइकेट प्रिपेयर्ड इन पेट्रोलैटम हैज बीन क्लेम टू रिवर्स अर्ली लिपोट्रॉफी, यानी कि अगर अर्ली लिपोट्रॉफी हो रही है और उसमें अगर आप ट्वाइस डेली वहां पर 4% सोडियम क्रोमोग्लाइकेट अप्लाई करते हैं जो कि पेट्रोलैटम बेस्ड हो, तो वो हेल्प कर सकती है इन इट्स रेजोल्यूशन और न्यू लेजन को भी अपेयर होने से प्रिवेंट करती है। तो जनरली आपने बस मैनेजमेंट में यही है कि आपने एक तो रोटेट करना है इंसुलिन इंजेक्शन साइट्स को, पेशेंट को काउंसिल करना है, और इसके अलावा जो है आप अगर अफोर्डेबल है तो स्विच कर दें जो है जेट इंजेक्शन डिवाइस के ऊपर। और इसके अलावा आपने अगर कॉन्कॉमिटेंट डेक्सामेथासोन वो लगाए तो तब भी ये जो है रिस्टोर हो सकता है फैट जिस साइट पर वो गया है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंट उसी साइट पे जहाँ पर लिपोट्रॉफी हुई हुई है वहीं पर जो है अप्लाई नहीं करना है, इंसुलिन इंजेक्ट नहीं करनी, क्योंकि वहां पर एब्जॉर्प्शन उसकी इम्पेयर्ड होगी तो फिर पूरा ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं लोकलाइज्ड लिपोट्रॉफी ड्यू टू इंजेक्टेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से उसमें भी लोकलाइज्ड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट होगा जब आप आईएम या इंट्रालेशनल इंजेक्शन देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। इसका मतलब है कि जो हम डेपोट प्रिपरेशंस देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जो कि वाइडली यूज होती है बिकॉज ऑफ देयर एंटी एलर्जिक एंड एंटी
inflammatory action. So इसमें it was recognized at an early stage that they were capable of producing profound lipotrophy if they were injected into subcutaneous fat. तो अगर ये आप जो preparations हैं इनको subcutaneously लगा लें तो ये जो है लिपोएट्रॉफी कर सकते हैं। इसके अलावा इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस में ओवरऑल इंसिडेंस जो है फॉलोइंग इंट्रालेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन इज 0.5%। और ये रिएक्शंस जो होते हैं ना, ये देखिए एट्रोफी की बात नहीं हो रही, ये ओवरऑल रिएक्शंस की बात हो रही है इंट्रालेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो वो 0.5% ऑफ द पेशेंट्स में होते हैं। इन रिएक्शंस में क्या क्या है, पेन है, पैनिकुलाइटिस है, हेमरेज है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, पिगमेंट एल्टरेशन है, हाइपरसेंसिटिविटी है और एट्रोफी है। और इन तमाम रिएक्शंस में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से होते हैं, एट्रोफी सबसे ज्यादा कॉमन रिएक्शन है। सेक्स में वही वुमेन अपेयर टू बी एट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर रिस्क देन मैन। पैथोफिजियोलॉजी में ये कहते हैं कि इंट्रामस्कुलर जब इंजेक्शन देते हैं ना ट्राइमसिनोलॉन का, तो एक तो इसका डायरेक्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट होता है और इसके अलावा हार्मोनली मेडिएटेड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी होता है फैट सेल के ऊपर। इसके अलावा क्या होता है कि आपके टाइप 1 कोलेजन और ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकिन की जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इंजेक्शन जो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, उसके बाद आपको वहां पर लिपोएट्रॉफी मिलती है। और उन्होंने कहा कि एक कॉमन फाइंडिंग जो आप इन पेशेंट्स की जो है बायोप्सी करें, तो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में आप ये देखेंगे कि आपको बेसोफिलिक मटेरियल के डर्मिस में कुछ बेसोफिलिक मटेरियल मिलेगा। और वो बेसोफिलिक मटेरियल क्या होता है, वो डिपॉजिट होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रिस्टल्स के। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रिस्टल्स जब तक वहां मौजूद रहते हैं वो इनहिबिट करते रहते हैं टाइप 1 कोलेजन को और ग्लाइकोजेमाइनोग्लाइकिन की सिंथेसिस को। अल्टीमेटली वो जो है पेशेंट की लिपोएट्रॉफी कराते रहते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुटेनियस एट्रॉफी है ये रिजॉल्व हो जाती है जैसे ही ये क्रिस्टल्स जो हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वहां से डिसअपेयर हो जाए। तो इट मीन्स के लिपोट्रॉफी जो हमें मिल रही होती है किसी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन के बाद, जो रिएक्शंस हमें मिलते हैं, एट्रॉफी जो हमें मिलती है, अगर वो आपका ट्रॉमा या वो उसके इंजेक्शन स्टॉप कर दिए जाएं तो इट इज रिवर्सिबल, इट इज नॉट इरिवर्सिबल। एट्रॉफी इज नॉट ऑलवेज इरिवर्सिबल। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में कंपाउंड्स विद लो सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके क्रिस्टल ज्यादा बनेंगे, तो प्रीडिस्पोज है पेशेंट टू डेवलपिंग एट्रॉफी, जैसे कि triamcinolone acetonide injected at higher concentration appear to be associated with greater risk of atrophy। ठीक है, लो solubility भी और अगर हायर कंसेंट्रेशन है तब भी आप जो है आपको एट्रॉफी मिल सकती है। और वैसे भी इन जनरली जब कोई चीज आप ज्यादा कंसेंट्रेशन में देंगे तो उसकी solubility ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंट्रालेशनल इंजेक्शन जो है टाइमसिनोलोन एसिटेनोइड के अगर 5 मिलीग्राम पर सीएम क्यूब से ज्यादा दिए जाएं तो फिर जो है कुटेनियस एट्रॉफी होती है। लेकिन कोई लिपोएट्रॉफी ऑब्जर्व नहीं की गई एट 6 to 12 वीक्स आफ्टर इंजेक्शन इन अ सीरीज ऑफ 14 पेशेंट विद डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हु हैड रिसीव्ड 1 or 2 30 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम डोजेस ऑफ IM ट्राइमसिनोलोन एसिटेनोइड। ठीक है जी, यानी कि इंट्रालेशनल अगर आप 5 mg पर सीएम क्यूब से ज्यादा दे रहे हैं तो आपको एट्रॉफी मिलेगी। लेकिन एक स्टडी में इन्होंने देखा कि जो 30 to 60 मिलीग्राम डोजेस जो हैं IM ट्राइमसिनोलोन के, उसमें जो है कोई लिपोएट्रॉफी नहीं देगी। तो IM रिलेटिवली उस तरह से एट्रॉफी नहीं करता जितना इंट्रालेशनल देता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली हम पूरा सबकुटेनियस ही लगा रहे होते हैं उसको, इस वजह से। पैथोलॉजी में इन एडिशन टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्युलर बेसोफिलिक मटेरियल, यानी कि ये जो अभी जिन बेसोफिलिक मटेरियल का मैंने आपके साथ जिक्र किया, आपको दूसरे हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स में एपिडर्मल एट्रॉफी भी मिलेगी। ठीक है, सिर्फ सबकुटेनियस फैट की नहीं, आपको फैट की नहीं, आपको एपिडर्मल एट्रॉफी भी इसमें मिलती है। होमोजेनाइजेशन मिलती है कोलेजन की और आपको सेबेशियस ग्लैंड भी डीजेनरेट हो जाते हैं। इसीलिए इसमें बार बार कुटेनियस एट्रॉफी की बात की गई है, क्योंकि इसमें एपिडर्मिस, सब सेबेशियस ग्लैंड्स, इलास्टिन भी टिश्यू डिक्रीज
इंक्रीज हो जाता है और इन्वोल्यूशन हो जाती है सबक्यूटेनियस फैट लोब्यूल्स की, और छोटे-छोटे लिपोसाइट्स जो हैं दैट आर सेपरेटेड बाय हाइलीन मटेरियल, वो आपको मिलेंगे। और इन्फ्लेमेटरी सेल्स इसमें आपको यूजुअली दे आर नॉट प्रोमिनेंट, लेकिन कुछ स्पार्स मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट आपको मिल सकता है। ये इन्फिल्ट्रेट्स आपको इंसुलिन वाले में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और कोई इसमें जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसमें कोई वस्कुलर इन्फ्लेमेशन नहीं होती। देन वी कम टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में जो है पेशेंट आपको ओवल या सर्कुलर डिप्रेस प्लाक के साथ प्रेजेंट करेगा एट द साइट ऑफ प्रियोर इंजेक्शन, और जो ओवरलाइंग एपिडर्मिस होगी वो यूजुअली नॉर्मल होती है, लेकिन आपको टेलेंजेक्टेशियाज, हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन मिल सकती है। इसके अलावा एलोपेशिया भी हो सकता है, और कोई एसोसिएटेड एरिथमा या टेंडरनेस नहीं होती। एट्रोफी जनरली हफ्तों में ही शुरू हो जाती है, 3 महीने बाद तक भी हो सकती है, और जो टाइम कोर्स और एक्सटेंट है एट्रोफी का, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि सॉल्युबिलिटी कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और डेप्थ क्या थी, और एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है आपकी इंजेक्शन की, ठीक है। यानी इंफ्रालेजनल ज्यादा करता है बनिस्बत आईएम के। देन वी कम टुवर्ड्स द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आपकी दूसरे लोकलाइज्ड लिपोट्रॉफी जो है उसकी फॉर्म से इसको डिफरेंशिएट करना है। लिपोट्रॉफी जो है स्पॉन्टेनियस रिजॉल्व हो जाती है 1 से 2 साल में, और कभी कभार इससे ज्यादा भी ये परसिस्ट करती है। उसके अलावा मैनेजमेंट में कोई एस्टैब्लिश मैनेजमेंट गाइडलाइन नहीं है, लेकिन स्मॉल केस सीरीज में 4 पेशेंट्स को इन्होंने ट्रीट किया। कैसे ट्रीट किया? इन्होंने नॉर्मल सलाइन उधर इन्फिल्ट्रेट किया, और जितने के ये चारों के चारों पेशेंट्स पे कंप्लीट रेजोल्यूशन हुई थी लिपोट्रॉफी की। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर इंट्रालेशनल इंजेक्शन के बाद पेशेंट एट्रोफी के साथ आता है, तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी दैट वी कैन ट्राई टू इन्फ्यूज द पेशेंट विद नॉर्मल सलाइन इंट्रालेशनल। तो ये जो इंजेक्टेड वॉल्यूम था ये रेंज किया फ्रॉम 5 to 20 ml और पर सेशन, और डिपेंडिंग ऑन द साइज टू बी ट्रीटेड। और इसके अलावा ये जो ऑथर है इसने स्पेक्यूलेट किया कि द एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट मे बी ड्यू टू रीस। अच्छा, ये क्यों होता है? जैसे आप नॉर्मल सलाइन देते हो ना, तो वो जो आपके पूरली सॉल्युबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रिस्टल्स है ना, वो इससे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या रीसस्पेंड हो जाते हैं। तो इसी वजह से जैसे वो क्रिस्टल डिसॉल्व होते हैं, तो ये लिपोट्रॉफी भी इंप्रूव हो जाती है। देन वी कम टुवर्ड्स द लोकलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी सेकेंडरी टू पैनिकुलाइटिस। इसका चैप्टर नंबर 99 है, और वहां पर काफी डिटेल में जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो सेंट्रीफ्यूगल लिपोडिस्ट्रॉफी है, इसमें जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ लोकलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफी इन विच एट्रोफिक प्लाक्स एक्सटेंड सेंट्रीफ्यूगली। आपका जो मीजल्स का रैश है ना, वो भी सेंट्रीफ्यूगल होता है, जो पहले फेस से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है नेक, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज तक जाएगा। तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल लिपोडिस्ट्रॉफी भी सेंट्रीफ्यूगल ली एक्सटेंड करती है। इसको जो है लिपोडिस्ट्रॉफी या सेंट्रीफ्यूगैलिस एब्डोमिनैलिस इन्फेंटालिस भी बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल लिपोडिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होगा? इसमें आपको लोकलाइज्ड लिपोट्रॉफी मिलेगी जो कि सेंट्रीफ्यूगली एक्सपेंड कर रही है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है। ज्यादातर जो केसेस हैं सीएलडी के, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल लिपोडिस्ट्रॉफी सीएलडी के, दे हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अ सिंगल रीजन ऑफ जापान। द कंडीशन प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट्स चिल्ड्रन हु आर अदरवाइज वेल। इसी वजह से इन्फेंटालिस इसका नाम है। एंड बिकॉज देयर हैव बीन अ फ्यू केसेस ऑफ एडल्ट ऑनसेट एज वेल एज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एरियाज अदर देन द एब्डोमेन, तो इसीलिए जो सीएलडी है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है देन लिपोडिस्ट्रोफिया सेंट्रीफ्यूगैलिस एब्डोमिनैलिस इन्फेंटालिस, क्योंकि एब्डोमेन के अलावा भी ये इन्वॉल्व कर सकता है और एडल्ट्स में भी अपेयर हो सकता है। एपिडेमियोलॉजी में रेयर है ये, अप्रॉक्सीमेटली 170 केसेस जो है डिस्क्राइब हुए हैं, और 1971 में इमाम्यूरा एटाल ने इसका फर्स्ट एक इनिशियल रिपोर्ट दी थी। मेजॉरिटी जो है 90% जो सीएलडी के पेशेंट जो है डेवलप द कंडीशन इन द फर्स्ट 4 years of life with a mean of 2.4 years and a median of 2 years, and very few patients जो है they have developed their initial lesion as an adult। और इसके अलावा गर्ल्स outnumber boys by approximately 2:1, गर्ल्स इसमें ज्यादा है अफेक्ट। और इसके अलावा एथनिसिटी में सेंट्रीफ्यूगल लिपोडिस्ट्रॉफी almost exclusively among children of Asian descent, especially of Japanese origin, and there have been a few white patients reported from the USA, UK, France, Italy, Germany and Spain। एसोसिएटेड डिजीज में जो सीएलडी के पेशेंट्स हैं, कोई और साइंस या सिम्टम्स नहीं होते में सिस्टमिक इलनेस के, लेकिन इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें पॉजिटिव एएनए, रूमेटाइड फैक्टर, एंटीग्लाइडिन एंटीबॉडीज और पार्शियल आईजीए डेफिशिएंसी रिपोर्ट हुई है। पैथोफिजियोलॉजी में जो सीएलडी की कॉज है इट्स नॉट नोन, लेकिन ये सजेस्ट करते हैं कि एपोप्टोसिस कोई रोल प्ले करती है फैटी टिश्यू डीजेनरेशन में सीएलडी के अंदर, लेकिन ये अनक्लियर है कि
ये कोई प्राइमरी इवेंट है या इससे पहले कुछ और भी हुआ है। Fibrous long spacing collagen has been observed in ultrastructural studies of lesional skin। जो lesional skin है उसकी ultrastructural study जब हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो उसमें हमने देखा कि fibrous long spacing आपको मिलती है collagen की। और इसके अलावा although the relation of their presence to disease pathogenesis remains to be elucidated, so far no abnormalities of serum leptin levels have been reported। इसमें कोई leptin abnormality नहीं होती, जैसा कि आपको दूसरे जो जनरलाइज्ड और पार्शियल एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में नजर आई थी। पैथोलॉजी में एपिडर्मिस और डर्मिस जो है सीएलडी में वो अनअफेक्टेड होती है, लेकिन आपको रिड्यूस्ड या एब्सेंट सबक्यूटेनियस टिश्यू मिलता है अफेक्टेड एरिया में। इसके अलावा इन्फ्लेम्ड पेरिफ्री होगी प्लाक की, और लॉस ऑफ इन द इन्फ्लेम्ड पेरिफ्री ऑफ द प्लाक, जो प्लाक होगा उसकी जो इन्फ्लेम्ड पेरिफ्री है आपको उसमें लॉस मिलेगा सबक्यूटेनियस फैट का। और इसके अलावा क्या मिलेगा, सबक्यूटेनियस फैट लॉस के साथ साथ उसमें मॉडरेट मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट भी मिलेंगे। ठीक है जी। बात ही इन्फ्लेमेशन की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स भी मिलेंगे। और रेयरली multinucleated joint cells, foam cells, swelling of the blood vessels, vasculitis and thrombosis have been observed। ठीक है जी, आपको thrombosis भी मिल सकता है, इसमें vasculitis भी मिल सकता है, और इसके अलावा multinucleated joint cells भी मिल सकते हैं। Genetics में centrifugal lipodystrophy has occurred in one pair of dizygotic twins and in one pair of affected siblings, which has raised कि कोई possibility है genetic component की। Environmental factors में various external factors जैसे कि hernia, congenital dislocation of the hip and external pressure, injection या previous skin infection हुआ है the site, तो उन्होंने कहा है उसकी वजह से ये centrifugal lipodystrophy यानी कि CLD हो सकता है। लेकिन कोई clear relationship established नहीं है between the CLD and the environmental insults। Clinical features में ज़्यादातर जो cases हैं CLD के, they begin with the single depressed plaque involving the groin 80%, axilla ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये groin को involve करता है। ठीक है, जो CLD है 80% ऑफ द केसेस में, एक्सिलर 20% या फिर नेबरिंग रीजन्स। ठीक है जी। इंटरेस्टिंगली इन ऑल रिपोर्टेड नॉन जैपनीज केसेस, वैसे तो जापान में ज़्यादातर कॉमन है, लेकिन जितने भी आपके नॉन जैपनीज केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें इनिशियल प्लाक डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली इन और नियर द ग्रॉइन। एंड लेस कॉमन एरियाज ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड नेक, लोअर चिन, रेट्रोऑरिकुलर एरिया और स्कैल्प। जो पैराफ्री है एट्रोफिक प्लाक की वो टिपिकली इरिथमेटस होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, लेकिन जो सेंटर है वो नॉर्मल कलर की होगी एंड मे हैव अ वायलेशियस और ब्लूइश ह्यू। एंड अल्सरेशन जो है प्लाक की वो भी रिपोर्ट हुई है। प्लैक्स बिगिनिंग इन द ग्रॉइन एरिया में एक्सपेंड टू इन्वॉल्व द जेनाइटल रीजन, और जो प्लैक जो ग्रॉइन में शुरू होते हैं वो एक्सपेंड होकर जेनाइटल रीजन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, एब्डोमिनल वॉल को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इवन चेस्ट वॉल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो प्लैक्स हैं they develop in the axillary region may extend to the chest wall and abdominal wall। और जो प्लैक्स जो कि एक्सिलरी रीजन में होंगे डेवलप, वो चेस्ट वॉल में जाकर फिर एब्डोमिनल वॉल को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल enlargement period the atrophy may be multifocal। इनिशियल enlargement period में atrophy multifocal होती है, यानी कि आपको एक ही फोकाई नहीं मिलता। इसका प्लाक का, एट्रोफिक प्लाक का आपको मल्टीपल फोकाई मिल सकते हैं। ऑल्दो मोस्ट लेशंस आर एसिम्प्टोमेटिक, कुछ पेशेंट जो हैं दे रिपोर्ट माइल्ड डिस्कम्फर्ट या टेंडरनेस। जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं वो 65% ऑफ द केसेस में इनलार्ज होते हैं। तो इसके साथ, इस एट्रोफी के साथ आपको लिम्फ नोड इनलार्जमेंट मिल सकती है। एंड जब लेजन एक्सपेंड होना बंद कर देता है तो अरिथमेटस रिम और लिम्फ एडिनोपैथी भी रिजॉल्व हो जाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है सीएलडी की दूसरी लोकलाइज्ड लिपोडिस्ट्रॉफीज हैं। कॉम्प्लिकेशंस एंड कोमॉर्बिडिटीज में पेशेंट्स जो कि सीएलडी के होते हैं दे यूजुअली डू नॉट सफर फ्रॉम एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड कोमॉर्बिडिटीज एक्सेप्ट फॉर रेयर इंस्टेंसेस ऑफ अल्सरेशन, यानी कि प्लाक की अल्सरेशन हो जाए, यही इसकी कॉम्प्लिकेशन है। एक केस है एंजियोब्लास्टोमा का, जो है वो डेवलपिंग इन अ नॉन रिग्रेसिंग सीएलडी लेजन, यानी कि कोई जो सीएलडी का लेजन बढ़ता चला जा रहा है वो परसिस्ट कर रहा है, रिग्रेस नहीं कर रहा, तो उसमें जो है एंजियोब्लास्टोमा डेवलप हुआ है। एंड इसके अलावा एंजियोब्लास्टोमा रिस्पॉन्डेड टू द रीसेक्शन फॉलोड बाय रेडिएशन थेरेपी। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में जो एट्रोफिक एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है सेंट्रीफ्यूगली। वैसे बेसिकली ना ये तो मैंने जो आपको इनिशियली बताया सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड का, जो मैंने आपको बताया कि वो मीजल्स का होता है,
लेकिन इन जनरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर आप बात करें ना, अगर आप एक जैसे रस्सी पकड़ कर आप उसको गोल-गोल घुमाते हैं, तो वो जो प्रेशर होता है आप देखते हैं कि वो एरो जो है बाहर की तरफ होता है वो प्रेशर। तो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब भी ये होता है कि एक सेंटर से वो बाहर की तरफ जो है ना फैल रहा है। अगर हम इसको स्पेसिफिकली इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग करें, तो कोई एक प्लाग बनेगा और उसके बाद वो सेंट्रीफ्यूगली मतलब अपने से दूर पूरे एक हर तरफ से जो है एक्सपेंड करता चला जाएगा। इन्होंने कहा कि जो एट्रोफिक एरिया है वो स्लोली इनलार्ज करता है सेंट्रीफ्यूगली फॉर 3 to 8 years, often stopping with the onset of puberty. By 13 years, 82% of the cases जो है they showed no residual inflammation at the periphery, जबकि 65% patient no longer have regional lymphadenopathy। ठीक है, 82% में रेजिडुअल इन्फ्लेमेशन भी खत्म होगी बाय 13 years, और मतलब 3 से 8 साल तक वो इनलार्ज करता है सेंट्रीफ्यूगली, और उसके बाद जैसे प्यूबर्टी में ये खुद ब खुद जो है इसकी प्रोग्रेशन बंद हो जाती है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि एक नॉन रिग्रेसिंग सीएलडी के अंदर एंजियोब्लास्टोमा डेवलप हो सकता है। The atrophic portion may subsequently improve but may remain depressed, and hair regrowth has been observed in cases of scalp involvement। यानी कि रिजॉल्व हो जाता है ये प्यूबर्टी में ये जो है ग्रो करना बंद कर देता है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी रिवर्स हो जाती हैं। रिजल्ट्स ऑफ रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट आर अनरिमार्केबल, और मैनेजमेंट में कोई स्टैब्लिश गाइडलाइन नहीं है, वो किसी भी लिपोडिस्ट्रॉफी की कोई स्टैब्लिश गाइडलाइन नहीं है। ज़्यादातर टॉपिकल थेरेपीज जो हैं वो ट्राई किए हैं, उसमें आपको टॉपिकल स्टीरॉइड्स हैं, और इसके अलावा पाइमक्रोलिमस है, विटामिन ए क्रीम है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है। वेरियस सिस्टमिक थेरेपीज जो हैं हैव बीन अटेम्प्टेड इंक्लूडिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्लोरोक्वीन, पेनिसिलिन, विटामिन ई एंड ब्रूफीन। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी यूज हुई हैं, लेकिन none of these have been effective in preventing enlargement, although topical and systemic steroids occasionally reduce the inflammation at the periphery of the plaque। मतलब ये सब यूज तो हुई है, लेकिन इनके इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। नॉन इन्फ्लेमेटरी जितनी भी दूसरी चीजें, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज हुए हैं, या एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज हुई हैं, या एंटीबायोटिक्स यूज हुई हैं। द थिंग इज कि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ने दिया, टॉपिकल या सिस्टमिक। और इसके अलावा सोरेलिन विद यूवीए वाज रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव, यानी कि पूवा भी इफेक्टिव था इन सॉफ्टनिंग द स्किन एंड प्रिवेंटिंग फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ वन केस। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टॉपिकल, सिस्टमिक एंड पूवा। Then the topic is fat hypertrophy। अब हम atrophy से आ गए हैं on the fat atrophy, fat hypertrophy। तो we have seen कि हमने जितनी भी लिपिड डिस्ट्रॉफी की पढ़ी, उसमें हमने जनरलाइज पढ़ा, पार्शियल पढ़ा, और फिर जो है हमने लोकलाइज पढ़ा। फिर लोकलाइज्ड को जो है फर्दर हमने डिवाइड किया कि वो सेमी सर्कुलर है, और इसके अलावा इंजेक्टेड ड्रग्स की वजह से है, और इसके अलावा जो है वो इंजेक्टेड ड्रग्स के अलावा जो है सेकेंडरी टू पेनिकुलाइटिस है, और इसके अलावा एक हमने सेंट्रीफ्यूगल लिपोडिस्ट्रॉफी पढ़ी थी। ठीक है जी। और इसके अलावा हमने एक चौथी जो फॉर्म पढ़ी थी एक्वायर्ड लिपोडिस्ट्रॉफी की, दैट वाज HIV associated lipodystrophy। Now we come towards the fat hypertrophy, जिसमें मेनली हम पढ़ेंगे इंसुलिन इंड्यूस्ड लोकलाइज्ड फैट हाइपरट्रॉफी। फैट हाइपरट्रॉफी एक सर्कमस्क्राइब्ड एक्सपेंशन होती है सबक्यूटेनियस फैट की, और पर्टिकुलरली एसोसिएटेड है इंसुलिन इंजेक्शन के साथ। फैट हाइपरट्रॉफी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लिपोमिटोसिस इन दैट द लेटर involves the formation of multiple foci of proliferating adipocytes। आप हाइपरट्रॉफी को लिपोमिटोसिस से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? लिपोमिटोसिस में आपको मल्टीपल फोकाई मिलते हैं प्रोलिफरेटिंग एडिपोसाइट्स के। इंसुलिन इंड्यूस्ड लोकलाइज्ड फैट हाइपरट्रॉफी, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इंसुलिन इंड्यूस्ड फैट हाइपरट्रॉफी एक सर्कमस्क्राइब्ड इंक्रीज आपको मिलेगा सबक्यूटेनियस फैट के अंदर एट द साइट और साइट्स ऑफ रिपीटेड इंसुलिन इंजेक्शन बाय इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स। इसको इंसुलिन इंड्यूस्ड लिपो हाइपरट्रॉफी भी बोलते हैं। मतलब आपको सर्कमस्क्राइब्ड इंक्रीज मिलेगा, आपको जो है सबक्यूटेनियस फैट का, जिसकी वजह से वहां पर हाइपरट्रॉफिड एरिया मिलेगा, आपको हाइपरट्रॉफिड सर्कमस्क्राइब्ड एरिया मिलेगा। इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन। इंसुलिन इंड्यूस्ड फैट हाइपरट्रॉफी वाज एंड स्टिल इज द मोस्ट कॉमन क्यूटेनियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी की मोस्ट कॉमन क्यूटेनियस कॉम्प्लिकेशन है ये। और इसके अलावा it is thought to be due to the direct local anabolic
एंड लाइपोजेनिक इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन ऑन एडिपोसाइट्स, यानी कि कैटाबॉलिक नहीं है, ये एनाबॉलिक है। और इसके अलावा लाइपोजेनेसिस कराता है, पोप्टोसिस नहीं कराता, उसकी इनहिबिशन नहीं कराता, लिपोजेनेसिस कराता है। इसी वजह से वहां पर आपको हाइपर प्रोलिफरेशन या हाइपरट्रॉफी मिलती है। एपिडेमोलॉजी में इंसिडेंस इन प्रिवेलेंस विद हाईली प्योरिफाइड ह्यूमन इंसुलिन, द प्रिवेलेंस ऑफ फैट हाइपरट्रॉफी is approximately 30% in patients with type 1 diabetes and less than 5% in patients with type 2 diabetes, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन इतना यूज ही नहीं होता, तो ऑब्वियसली इसीलिए आपको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स में मिलेगा और प्रिवेलेंस उनमें भी 30% है। नो स्पेसिफिक एज ऑनसेट हैज बीन आइडेंटिफाइड, ऑल्दो द कंडीशन जनरली बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड विद यंग एज, द सेम एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव टोल्ड यू बिफोर। पैथोफिजियोलॉजी में फैट हाइपरट्रॉफी इज थॉट टू बी सेकेंडरी टू द एनाबॉलिक एंड लाइपोजेनिक इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन। All the insulin antibodies जो हैं they are associated with fat hypertrophy in children and adolescents with type 1 diabetes। ये still it is not known के whether they play a role in the pathogenesis, दो ये कराती हैं hypertrophy, लेकिन ये pathogenesis में कोई role play करती है, we don't know about that। predisposing factors में several factors हैं, जिसमें recent insulin initiation के अभी इंसुलिन शुरू कराई है, BMI कम है पेशेंट का, और एब्डोमेन को आप इंजेक्शन साइट के लिए यूज कर रहे हैं और इनफ्रीक्वेंट रोटेशन करते हैं इंजेक्शन साइट की। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपको लोब्यूल्स मिलेंगे, लार्ज मैच्योर एडिपोसाइट्स के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर करेंगे तो उसमें डिस्क्रीट पॉपुलेशन मिलेगी, किस चीज की, ऑब्वियसली फैट की, स्मॉल एडिपोसाइट्स की, जिससे आपको सजेस्टिंग डिफरेंशिएशन या प्रोलिफरेशन। क्लिनिकल फीचर प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो डिसऑर्डर प्रेजेंट एज अ सॉफ्ट सबक्यूटेनियस स्वेलिंग एट द साइट्स ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन। आपको जो है इंसुलिन इंजेक्शन की साइट पर सॉफ्ट सबक्यूटेनियस स्वेलिंग मिलेगी और जो ओवरलाइंग एपिडर्मिस है वो नॉर्मल होती है। क्योंकि इन्वॉल्व स्किन जो है वो हाइपोस्थेटिक होती है रिलेटिव टू अनइन्वॉल्व स्किन, तो पेशेंट ऑफन कंटिन्यू टू इंजेक्ट इंसुलिन प्रेफरेंशियली ऑन दैट अफेक्टेड साइट। मतलब एक तो उधर हाइपरट्रॉफी होती है और इसके अलावा वो चूंकि हाइपोस्थेटिक होती है तो इसी वजह से पेशेंट को वहां पेन कम होता है, तो वहीं पर कंटिन्यूअसली इंजेक्शन लगाते रहते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है लोकलाइज कुटेनियस एमाइलोइडोसिस है। यहाँ पर आप ये देख लें कि इंसुलिन इंड्यूस्ड फैट हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। आपको जो है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म पे ये जो है हाइपरट्रॉफी मिल रही है, और इस हाइपरट्रॉफी चूंकि हाइपोस्टैटिक एरिया होता है, इसी वजह से पेशेंट रिपीटेडली इसी एरिया पर जो है इंसुलिन लगाता रहता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको कुटेनियस एमाइलोइडोसिस हैज बीन एसोसिएटेड विद इंसुलिन इंजेक्शन साइट्स एंड मे बी मिस्टेकन फॉर इंसुलिन इंड्यूस्ड फैट हाइपरट्रॉफी, यानी कि इंसुलिन इंजेक्शंस की वजह से कुटेनियस एमाइलोइडोसिस, लोकलाइज्ड कुटेनियस एमाइलोइडोसिस भी उसके कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको आपने डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द फैट हाइपरट्रॉफी। इसके अलावा आपको इंसुलिन पर से हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द प्रोटीन्स दैट कैन फॉर्म अ माइलॉइड फिब्रिल्स। बजाते खुद इंसुलिन भी जो है एक वो प्रोटीन है जो कि माइलॉइड फिब्रिल्स बना सकता है। अफेक्टेड स्किन फील्स फर्मर on palpation than that overlying insulin induced fat hypertrophy। फैट जाहिर बात है आपका इतना फर्म नहीं होता, अमाइलोइडोसिस का जो टिश्यू होगा वो फर्म होगा एंड इज अनलाइकली टू इंप्रूव आफ्टर चेंजिंग द इंसुलिन इंजेक्शन साइट। और बेशक आप इंसुलिन इंजेक्शन साइट चेंज कर दें, ये रिजॉल्व नहीं होगा, अमाइलोइडोसिस वहीं पर स्टे करेगा। कॉम्प्लिकेशन और कोमॉर्बिडिटीज में चूंकि लिपो हाइपरट्रॉफिक नोड्यूल्स जो हैं इनकी डिक्रीज मस्कुलैरिटी होती है, तो इसी वजह से ऑब्वियसली वहां पर इंसुलिन एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी और प्रूर ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा। और रिग्रेशन जो है इंसुलिन इंड्यूस्ड लिपोहाइपरट्रॉफी की इज पॉसिबल अगर मैनेजमेंट आप स्टार्ट करें। मैनेजमेंट क्या है इसकी, आपने अगर प्रिवेंट करना है फैट हाइपरट्रॉफी को, तो पेशेंट को चाहिए कि वो इंसुलिन इंजेक्शन को जो है साइट्स को चेंज करता रहे रेगुलरली। कोई यूनिवर्सल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस नहीं है और रोटेशन इंजेक्शन साइट की रिकमेंडेड है विद द एंटिसिपेशन दैट एग्जिस्टिंग नोड्यूल्स विद रिग्रेस एंड मोस्ट पेशेंट रिक्वायर इंसुलिन will nowadays be prescribed biosynthetic human insulin analogs। और हमने मतलब ह्यूमन जो बायोसिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन है उस पर स्विच करना है, which carry a lower risk of inducing both fat hyper and atrophy। and if they are not changing to human insulin क्योंकि वो relatively expensive होती है, particularly the short acting rapidly absorbed preparation may help to reverse the condition। यानी कि आप रेगुलर इंसुलिन पे शिफ्ट करने पेशेंट को। चेंजिंग द इंसुलिन डिलीवरी मेथड को इंजेक्शन से चेंज करके कॉन्टिन्यूस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन पंप यूज करें, वो भी इसको हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा दिस मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूसेस ओवरऑल इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स एंड इज देयरफॉर थॉट टू लेसन द
the overall stimulus to lipogenesis. क्योंकि आप जब इंसुलिन पंप्स यूज़ करते हैं, तो आपकी ओवरऑल इंसुलिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो इस वजह से वो फिर जो आपका जो इंसुलिन एज़ अ स्टिमुलस काम कर रही है टू लिपोजेनेसिस, वो फिर इसको कम कर देगा। अगर above strategies fail, तो some patients will demand removal of the excess fat, and liposuction has achieved good cosmetic results. Thank you so very much.